पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कब कट मारना है किसी जगह से भी। मतलब इमोशनल डिटैचमेंट कट मारना ऐसा नहीं कि आपने कुछ स्टार्ट किया और बीच में छोड़ दिया, नहीं हमारा मन भर गया। एक इमोशनल डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एंड रिजल्ट पे फोकस मत रखिए, अपनी जर्नी पे फोकस रखिए। Welcome to another episode of Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am Sachin Arora. I have been training civil services aspirants for last 15 years and I am a top educator on Unacademy platform. Today, we have a very special guest, Sadaf Chaudhary, who has secured rank 23 in this year's civil services result. So, Sadaf, it is a pleasure having you on Chamomile Tea with Toppers. Thank you so much, sir. Thank you. And we would love to listen from you, your journey in this whole civil services exam preparation and ये journey कैसी रही अब तक? Sir, I come from a very small town. It's called Amroha. It's a district now, but the town itself is not such a big. So, हमेशा से ऐसा था कि डेवलपमेंटल जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बचपन से न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, देखते हो कि ठीक है एक IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, तो कितना ज़्यादा उन लोगों का एक ग्लैमर रहता है, क्रेज भी रहता है। ग्लैमर रहता है बच्चों के लिए, राइट। और दूसरा ये कि आप थोड़ा मतलब माइनॉरिटी बैकग्राउंड, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी, क्योंकि आई एम वुमेन ऑल्सो, तो एक वो जो हमेशा से मन में था कि हाँ थोड़ा कुछ ना मार्जिनलाइज सेक्शंस बेसिकली, कुछ अलग दिखने का भी एक वो रहता है, अलग दिखने का भी था, लेकिन लोगों के लिए काम करने का भी एक जज्बा था कि अच्छा ये लोगों को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं देखती थी मेरी फ्रेंड्स थी, मेरे साथ खेलते थे, वो सब लोग टैलेंटेड होते हैं, देखिए बचपन से सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, लेकिन शादी हो जाती थी उनकी, मैं स्कूल गई, कुछ लोगों की शादी हो गई, मैं कॉलेज गई और लोगों की शादी हो गई, तो ये हमेशा रहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज़ को चेंज करने के लिए, मैं कैसे सब लोगों के लिए एग्जाम्पल भी बन सकती हूँ, खुद से भी और बाकी लोगों को एक अपलिफ्टमेंट जो आप कहते हैं उस चीज़ को कर सकती हूँ। बहुत अच्छा। तो ऐसे करके सिविल सर्विसेज था, तो बचपन में टाइम के साथ साथ ये और ज़्यादा बढ़ता चला गया मन में कि हाँ ये ट्राई करना है, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल थी बचपन से, और ये था कि अपना करियर सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है पहले, क्योंकि वही है कि आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन करके मैं ऐसे देती तो एक सोसाइटी का प्रेशर भी रहता है कि गेट मैरिड, और थोड़ा आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, फैमिली पर डिपेंडेंट हो, तो वो भी थोड़ा एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, कंस्ट्रेन हो जाती है। तो इसलिए आई चोज टू सिट फॉर JEE मेंस एग्जामिनेशन इन 2012 और आई क्लियर्ड दैट एग्जामिनेशन। आई गॉट इनटू NIT Jalandhar. In 2016 I graduated from there. My major was chemical engineering. So after graduating I had this option कि अच्छा आप सिविल सर्विसेज के लिए बैठ जाते हैं, बट अगेन दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली चीज़, एक इंडिपेंडेंस वाली चीज़ भी, और आई थिंक थोड़ा कॉलेज में इतना एक्सपोजर मिल गया था कि मुझे लगा अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा डेवलप करने की जरूरत भी बहुत है। और वर्किंग विद कॉर्पोरेट वाज वन सच डिसीजन जो मुझे लगा आपने काम भी किया, उसके बाद जॉब भी किया। यस सर। अच्छा, व्हाट वाज दैट? I was working with an American bank for 2 years after college. Achha. So my job was of data analytics. I used to run their marketing analytics team के कैसे customers को कैसे target करना है, campaigns run करनी है, कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हम खराब कर रहे हैं, that logical वाला part जो था। I get it. तो yes, data analytics में मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद सिविल सर्विसेज की जर्नी कायदे में बोलूँ तो यहाँ से शुरू हुई थी। आई रिमेंबर 2018 में जब सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आए थे, देयर वाज दिस ऑल इंडिया रैंक टू अनमोल शेर सिंह बेदी। Oh yes. So yes. Foreign services. Yeah, he's also in foreign services, right, sir. So he is my professor's son back in college. सर को हम जानते थे, वो अपने लाइक अनमोल सर के बारे में बताते रहते थे कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा है, ये वो, तो एक familiarity रहती है उन लोगों के साथ में। I think he was one of the youngest to be selected. Yes, also. right, sir, right. बहुत वो था। Yeah, he's very intelligent, very like quite a good candidate for civil services also, and like he finally got in an asset for the foreign services now. तो जब रिजल्ट आया, देखा कि अच्छा कोई फैमिलियर इंसान हो रहा है और इतनी अच्छी रैंक के साथ में हो रहा है, तो एक बूस्ट मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। सो आई कॉल्ड माई डैड अप। मैंने बोला कि पापा देखिए, करना तो था सिविल सर्विसेज, लेकिन जिंदगी ना बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, बढ़िया पैसे आ रहे थे, घूमो फिरो ऐश करो, तो एक वो चीज़ थी कि अच्छा कंफर्ट में रहते हैं, कॉर्पोरेट नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो एक अंदर से जो एक वॉइस थी कि नहीं करना है। तो मैंने पापा को सेम चीज़ एक्सप्लेन की कि मैं रुक सकती हूँ इस सर्विस में, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं जॉब कर रही थी, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मेरे सामने थे, डाटा तो बहुत अच्छी फील्ड है, बट वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। Okay. तो मैंने कॉल्ड हिम अप।
तो ये कॉलिंग बचपन से ही थी कि मतलब कुछ लाइफ को और मीनिंगफुल करना है, नॉट जस्ट मटीरियलिस्टिक रहना है। और कई बार सिर्फ आप ही के साथ नहीं, सिर्फ सभी के साथ होता है। बचपन के सपने अलग थे, जब यूथ आता है तो वो बदल जाते हैं, फिर मैच्योरिटी के साथ, एक एज के साथ सपने बदलते हैं। पर आपने उस सपने को कहीं पर यू कीप ऑन रिससिटेटिंग इट, उसको सांस आती रही एंड जहां आपने राइट मोमेंट देखा तो आई थिंक आपने एक वो लिया। और डेफिनेटली आपकी ही तरह से टॉपर्स बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनते हैं कि यार ये कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नहीं, ये चीज़ होती है। और रही बात सपनों को संभाल के रखने की, आई थिंक हम सब लोग रखते हैं, बट उतना सपोर्टिव, उतना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता। तो मैं लकी भी रही कि मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, बिकॉज उस कॉल के बाद पापा ने मुझे बोला था कि बेटा हम 9 to 5 जॉब कर रहे हैं पूरी लाइफ से, ताकि आप कुछ बड़ा कर पाए, कुछ और बेटर कर पाए। तो आप 9 to 5 अपना क्विट कीजिए, घर आइए, प्रिपरेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या दिल्ली में रह के कीजिए जैसे आपको सही लगे। तो सदफ, जब रिजल्ट आया, रैंक 23 आया और ये भी पक्का हो गया कि भाई मैंने फॉरेन सर्विस आप ले रहे हैं, yes, sir. तो फॉरेन सर्विस भी जो मैं चाहती हूँ वो भी मिल गया है, तो क्या फीलिंग थी, मतलब पहली फीलिंग अगर मैं कहूँ रिजल्ट पढ़ने के बाद? सर इंटरव्यू मेरा लास्ट वीक में हुआ था, तो रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ गया था इंटरव्यू के बाद से। एक इंटरव्यू के बाहर आके रूम से जो फीलिंग थी और रिजल्ट आने पे जो फीलिंग थी, दोनों ऑलमोस्ट सेम थी। अच्छा, बड़ा मतलब एक कोरिलेशन होता है, एंड आई फील द फीलिंग वाज सेटिस्फेक्शन। इट वॉज नॉट हैप्पीनेस, इट वॉज सेटिस्फेक्शन कि मैंने एफर्ट्स डाले और फाइनली आई एम आउट ऑफ द साइकिल, एंड आई एम आउट ऑफ द साइकिल विद फ्लाइंग कलर्स। मेरे एफर्ट्स दे गॉट रिवॉर्डेड, क्योंकि एग्जाम जितना आपका टैलेंट का एक केस रहता है, उससे ज़्यादा आपका इमोशंस का केस रहता है कि आप कैसे अपनी जर्नी को मैनेज करते हैं। आपका सपोर्ट सिस्टम वो भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में ये चीज़ भी कि आप लाइफ को क्या मीनिंग क्या देना चाहते हैं। मतलब अगर आप आईएएस में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या आईपीएस में भी, तो हम हमेशा बेटर सर्विस के लिए फाइट करेंगे, फिर बेटर कैडर के लिए फाइट करेंगे, फिर एक बेटर लाइफ पार्टनर के लिए लोग फाइट करेंगे। वो एक जर्नी है, वो चलती जा रही है। इवन आई डोंट थिंक कि सिविल सर्विसेज में क्लियर करना इज एन एंड ऑफ द जर्नी, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। नई चुनौतियां आएंगी, अपने आप में जॉब, आप देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, छोटी बात नहीं है। राइट सर, तो वो एक सेटिस्फेक्शन था कि मैंने जो एफर्ट डाले वो रिवॉर्ड हो गए थे, और नाउ दिस इज अ बिगिनिंग, एक नई चीज मतलब मैं करने जा रही हूँ। और आई वॉज हैप्पी, उस तरीके से आई वॉज हैप्पी लुकिंग एट द न्यू बिगिनिंग्स, बट अगर जर्नी को देख के तो आई वॉज सेटिस्फाइड। तो सदफ, एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाह रहा हूँ। वैसे तो मतलब सब अच्छा रहा, ऑल दैट एंड्स वेल वाली बात होती है, पर जस्ट इन केस एक कहीं पे डर था कि अगर नहीं होता तो क्या करना है, वाज इट देयर? क्योंकि मैंने देखा है जो छात्र पास होते हैं, मेनी स्टूडेंट्स दे से सर पहला तो रिलीफ था कि दोबारा नहीं देना है, तो एक वो भी होता है। तो वो पूछ रहा हूँ, वो एक डर, मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही क्लियर रहता है, बड़ा रेयर होता है इसमें, तो वो कैसी एक फीलिंग थी? सर वही मैं जैसे आपको बताई थी, बहुत प्रैक्टिकल थी बचपन से, तो अभी भी मैं प्रैक्टिकल ही थी। मुझे ये था कि मैं सोच के आई थी 2 अटेम्प्ट्स देने हैं, अगर 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर होता है तो ठीक है, अदरवाइज ये आपका कौन सा अटेम्प्ट? मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, दूसरा अटेम्प्ट था। अदरवाइज आई वुड गो बैक टू द कॉर्पोरेट, तो क्योंकि मतलब बैकअप स्ट्रॉन्ग लेने का मतलब यही है कि आप उसमें फॉल बैक कर सके। और जब मुझे इस बार मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भरा था, मुझे था कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। मैं तो बहुत अच्छा आत्मविश्वास है। और मेरे ख्याल से सदफ ये बहुत बड़ी अपने आप में मिसाल है कि लोग जो हैं इसमें बड़े डायरेक्शनलेस, कई बार 6 साल 7 साल मैंने देखा, 8 साल तक प्रीलिम भी नहीं हो पा रहा, कुछ लोगों का ऐसा भी हो जाता है, तो शायद दिशा भी नहीं है, क्लैरिटी भी नहीं है। तो आप तो बहुत अच्छी क्लैरिटी कि भाई मैं तो इस बार भर भी नहीं रही हूँ। तो आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस आपका विश्वास जो आपने खुद में दिखाया, अपने पूरे इकोसिस्टम में, गॉड में दिखाया, इट इज सो यहाँ पे 2 चीजें मैं जो है मतलब एक्चुअली स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगी जो व्यूअर्स हैं हमारे। पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कब कट मारना है किसी जगह से भी, मतलब इमोशनल डिटैचमेंट। कट मारना ऐसा नहीं कि आपने कुछ स्टार्ट किया और बीच में छोड़ दिया, नहीं हमारा मन भर गया। एक इमोशनल डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एंड रिजल्ट पे फोकस मत रखिए, अपनी जर्नी पे फोकस रखिए। चीज़ें हमें हार्ड वे में समझ आती है, मुझे भी एक डिफिकल्ट तरीके से समझ आई थी। मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। तो एक होता है ना कि अरे आप तो बचपन से टॉपर हैं और आप तो प्रीलिम्स में फेल हो गए और जॉब छोड़ के आए थे, तो इतना बड़ा गैम्बल था। पर्सनल एक लॉस बहुत लगता है कि मैं फेल कैसे
से हो गई। राइट सर, राइट। वो चीज एक एकेडमिक एरोगेंस जो हमारे अंदर आ जाती है बिल्कुल, बचपन से, बिल्कुल। क्योंकि सोसाइटी बहुत ग्लोरीफाई करती है आपको, अच्छे बिल्कुल नंबर सही। लाइए, अच्छे कॉलेज में जाइए, ये सारी चीजें। तो मुझे बहुत खराब लगा था प्रीलिम्स के बाद में, और आई एक्चुअली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि मैंने सही डिसीजन, मतलब गैम्बल था, गलत तो नहीं हो गया है। ओके। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो 1 महीना लिया, मैं बैठी, मैंने अपना ये देखा कि 50% तो मेरे एकेडमिक्स में कहाँ गलती हुई है, मैं क्या गलत किया, क्या इंप्रूव कर सकती हूँ, कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। लेकिन 50% मैंने ये देखा कि मैं फेल, मतलब मैं इमोशंस क्यों नहीं मैनेज कर पा रही थी। मैं फेल हुई, मैं फेलियर को नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, मैं आगे डर रही हूँ बढ़ने से। मैं क्यों डर रही हूँ, मुझे किस बात का, किस सिनेरियो का डर है। आई एक्चुअली रोट ऑल दोस थिंग्स डाउन कि क्या बुरा हो जाएगा। और मैंने जब उनका वर्स्ट के सिनेरियो देखा, तो आई थिंक उनमें से कोई सिनेरियो ऐसा नहीं था जो मेरे से बड़ा था, मतलब लाइक जिसे मैं ओवरकम नहीं कर सकती थी। तो मुझे लगा कि ये तो सब दिमाग है जो आपका ट्रिक्स प्ले करता है, इट्स मोर साइकोलॉजिकल, इट्स नॉट कि ऐसा कुछ है। बहुत मैच्योर बात कर रही हैं आप सदफ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि फेलियर को हमारी सोसाइटी टॉलरेट नहीं करती है, सिर्फ सक्सेस को ही ग्लोरीफाई किया जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद फेलियर बचपन में नहीं चखा होता, and I tell them welcome to UPSC. Exactly, I was one of them. I can totally relate. होता है और बिल्कुल ऐसा झटका लगता है, how can I fail? और किसी और कोई सोचेगा नहीं सोचेगा, हम अपनी निगाहों में बड़ा अजीब सा फील करते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ लिखा उसको अपने मतलब एक्चुअली कॉस्ट बेनिफिट देखा कि भाई क्या लूज कर रही हूँ। एक्चुअली हैज दैट डायरी ना 10 पेज लिखे थे मैंने बैठ के पूरा, और मैं घर वालों को रिजल्ट के बाद दिखा रही थी। दे वर लाइक कि अच्छा इतना कुछ चल रहा था दिमाग में, बिकॉज़ चलता है वो जर्नी। हाँ बिल्कुल है। मुझे ये भी लगता है कि इसमें जो है आपका दिमाग भी है और आपका एक इकोसिस्टम में परिवार भी चाहिए। तो हाउ वाज योर फैमिली ड्यूरिंग ऑल दीज इयर्स, स्पेशली खासकर ये 2 साल आपके प्रिपरेशन के जो आपने दिए, तो फैमिली का क्या रोल रहा इसमें? सर एक तो मैं घर से सेल्फ स्टडी कर रही थी, मैं घर रह के तैयारी कर रही थी। दिल्ली में होने के बाद मैं घर वापस गई थी, क्योंकि ऐसा रहता है कि नॉर्मली कोचिंग इकोसिस्टम तो दिल्ली में है, तो आप पढ़ाई यहीं से कीजिए। रिश्तेदार बोलते थे मुझे कि आप कोचिंग क्यों नहीं ले रहे हैं, हम स्पॉन्सर कर देते हैं, ये सारी चीजें ना। तो बट आई वाज वेरी श्योर कि घर रह के पढ़ना है, क्योंकि एक तो आई हैव दिस कंफर्ट जोन। मैंने बचपन से ट्यूशन कोचिंग नहीं लिया जेईई के टाइम पे भी, तो मुझे पता था मैं खुद से कर सकती हूँ। बाकी लोगों के साथ सेल्फ स्टडी मेरे ख्याल से इस एग्जाम में डिसाइसिव है, बहुत क्रूशियल। और बहुत से लोग इस मिथ्या में रहते हैं कि अगर हमें फैमिली के साथ पढ़ना हो तो हम सीरियसली नहीं पढ़ सकते। तो ये आप एक अपवाद है इसमें कि भाई मैं बिल्कुल, और मैं हमेशा मानता हूँ कि फैमिली का सपोर्ट होना एक डबल फोर्स होती है, क्योंकि फिर फेलियर में भी सक्सेस में। सो प्लीज कंटिन्यू, मैंने डिस्टर्ब किया बीच में। इमोशनल सपोर्ट था उन लोगों का। कुछ अभी मन की बात करनी है तो घर वालों से आप जाके कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है लॉजिस्टिकल सपोर्ट बहुत रहता है, कपड़े धुलना और ये खाना खाना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। योर पेरेंट्स, योर फैमिलीज दे तो टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। हाँ, ऑफलाइन में दिल्ली जो आते हैं ये भी इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और समय का बहुत जाता है, टाइम बहुत जाता है। तो ये रहा था। बाकी आई फील मेरी मम्मी, मतलब शी हैज बीन अ ग्रेट फोर्स थ्रू आउट दिस जर्नी। पापा तो खैर सपोर्ट कर रहे थे, वो तो ऐसा था कि पापा ने तो एक फाउंडेशन ले डाउन कर दी थी कि आप घर आ जाओ, पढ़ाई कर लो। पापा का तो मेरे ख्याल से कंसेंट होना चाहिए कि कंसेंट मिल गया पापा का, मम्मी इज द वन हु इज seeing the thick and thin of it. Thick and thin of it, but rather than वो एक मदर वाला रोल she was playing। लेकिन जब मैं पहले अटेम्प्ट में फेल हुई तो मैंने देखा कि मेरा PSIR टाइम था मेरे पास, उसके बाद तो पढ़ाई करने के लिए PSIR आपका ऑप्शनल था। पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल है जी। तो बेसिक्स तो मेरे पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे। अब मुझे लगा कि दूसरा अटेम्प्ट देना है और आखिरी अटेम्प्ट है, तो अपना फुल फोर्स के साथ देना है और कोई चीज़ में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में दोबारा से बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट किया कि इस बार मेंस तो देना ही देना है, चाहे कैसे भी देना है। तो माई मदर she got married अपने टाइम में, she had gotten married very early on in life। और शायद उस एज में अर्ली मैरिजेस होती भी थी। हाँ, she was like 20-21 and she had just I think enrolled herself for graduation। फर्स्ट ईयर था उनका BA का, पॉलिटिकल साइंस उनका सब्जेक्ट था उस जमाने में, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये 2-3 चीज़ें थी। तो हर एग्जाम्स वर ऑन 5th of July, आई वॉज बोर्न ऑन 3rd of July, सो उनकी वो ग्रेजुएशन अधूरी रह गई। When I went to college, my mother got herself enrolled back again in college and we both graduated in the same year in 2016। I graduated from college, she also did। बहुत इंस्पायरिंग है कि आपकी मदर ने भी वो मतलब एजुकेशन की लॉ भी जला के रखी है आपके साथ, और हमेशा हमें सपोर्ट भी किया। और ये भी कहीं पे दिखाता है कि जो आप करना चाहते हैं खासकर एजुकेशन में, द एज डजंट मैटर। बहुत सारे कंस्ट्रेंट आएंगे, लाइक वेरी प्रैक्टिकल। तो अभी जब मैं
पढ़ती थी दूसरे अटेम्प्ट में फॉर पॉलिटिकल साइंस, शी यूज्ड टू रिलीजियसली डिवोट एन आवर ऑफ हर टाइम टू मी, और वो आती थी किताबें लेके और मेरे से बोलती थी कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो और मैं पढ़ती हूँ, मतलब आई यूज्ड टू टीच हर, क्योंकि वो ग्रास्प भी करती थी। सीक्रेट हो गया, आप डबल तैयारी कर रहे थे, आपको एक बैचमेट भी मिला हुआ था। हाँ, इट वाज लाइक कि मतलब दिस शोज कि पेरेंट्स किस जहाँ तक वो सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करते हैं, और आई बिलीव कि वो जो टीचिंग जब आप करते हैं ना दूसरे इंसान को, तो आपको समझ में बहुत ज्यादा बेटर तरीके से आता है। मैं बहुत समय से कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैंने अक्सर कहा है कि यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स एज स्टेक होल्डर्स। उनसे बच के नहीं करना, उनसे छुप के नहीं करना, और आखिर में थैंक यू भी तो बोलना है ना, थैंक यू टू ऑलमाइटी मम्मा पापा। तो यार काम पे लगाया जाए। तो आई बिलीव मैंने तो सारी चेकलिस्ट ना पूरी की है कि पेरेंट्स को भी काम पे लगाया है, भाई बहनों को भी काम पे लगाया है, बहुत नोट्स बनवाए सब लोगों से। नहीं बिल्कुल होना चाहिए। एंड आई थिंक ऑल लर्नर्स के लिए एक लेसन है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी किसी से भाग के नहीं की जाती है। सिविल सर्विसेज में लोगों को सम्मिलित करिए, आपके सपनों में उन्हें भागीदारी दीजिए, आपको वो हमेशा बल देंगे इन द फेस ऑफ सक्सेस एज वेल एज फेलियर। आई थिंक सदफ ने बहुत से टॉपर्स से ये बात नहीं मिलती हमें। यूपीएससी की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पोर्शन होता है करंट अफेयर्स। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से समझा है कि अगर करंट अफेयर्स को बेसिक से लिंक कर दिया जाए तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी आसानी से हो जाती है। पढ़िए मेरे साथ और न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करें एक आसान तरीके से। मैं हूं अमन शर्मा और मैं यूपीएससी सीएससी के लिए अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूं। So thank you Sadaf for these amazing things you told us about your family supporting you और किस तरह से जर्नी रही। अब थोड़ा सा एग्ज़ाम की तरफ चलते हैं। तो आपने कहा 2 अटेम्प्ट दिए, प्रीलिम्स में शायद फेलियर भी मिला, तो यू नो पीपल आर लिसनिंग टू अस कि हाउ डू वी गो विद दीज एंड हाउ डू वी कोप अप विद फेलियर ऑल्सो। तो प्रीलिम्स की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? सर प्रीलिम्स का ये होता है कि आप गो बाय सिलेबस। पहली बात सिंपल कि आप सिलेबस देखिए, अपनी रिसोर्स लिस्ट जो है, मैंने क्योंकि घर से मैं तैयारी कर रही थी तो आई यूज्ड टू गो थ्रू टॉपर्स ब्लॉग्स या उनके वीडियोस यूट्यूब पे जो होते हैं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी एक बार मैंने डिवाइस की, मैंने 1 महीना दिया, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत जल्दी में थी। सिलेबस देखा, स्ट्रेटेजी देखी कहाँ से कैसे करना है। वंस दैट स्ट्रेटेजी वाज प्रिपेयर्ड, उसके बाद फिर मैं बज नहीं हुई ज़्यादा। मतलब सदफ इसमें मैं थोड़ा सा वो पूछना चाहता हूँ कि मैंने सिलेबस जो देखा है इट इज़ मोर डिटेल्ड फॉर मेंस। प्रीलिम्स का सिलेबस में ना उसके नुआंस नहीं आते, तो वो कैसे पकड़ा आपने? 1 महीना दिया होगा तो मैं चाहता हूँ उसका भी बेनिफिट हम लें। उस 1 महीने में क्या निचोड़ निकाला आपने? सर प्रीलिम्स का ऐसा होता है कि मेंस का सिलेबस डिटेल्ड है, प्रीलिम्स जस्ट टचेस अपॉन दैट सिलेबस। लेकिन आप ये देखिए कि पढ़ाई का तरीका भी अलग है। मेंस में आपको ब्रॉड थीम पता होंगी उस सिलेबस की, तो यू वुड बी थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स में आपको नुआंसेस नहीं पता है, फैक्ट्स फिगर्स हार्ड नहीं पता है, कोई बाउंड्री ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये था बेसिकली, एक तो जो आपका ये काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपका सिलेबस का ब्रेकअप पड़ा होता है, तो मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवाया। मैंने यूपीएससी का सिलेबस से नहीं गई, यूपीएससी एक समुंदर, वो एक बात बोलते हैं 100 बात पूछते हैं। तो आई वेंट थ्रू एक प्रॉपर जो डाइसेक्टेड सिलेबस था, आई थिंक IAS पावर और समथिंग वाज द वेबसाइट। तो उससे मैंने सारे पॉइंट्स देखे, लगभग 100-150 पॉइंट थे सिलेबस में, और फिर मैंने अपनी जो बुक्स तैयार की टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देख के कि अच्छा ये इनकी रिसोर्स लिस्ट है, और मैं सिलेबस से मैच के कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं, जो नहीं कवर हो रहे हैं वो कहीं और से कवर करने हैं, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, जैसे भी आपको बेटर लगे। तो कुछ स्टैटिक चीजें हैं जिनके सोर्स हमें मिल जाते हैं, कुछ डायनामिक है। मोस्टली सर आप ये मानिए कि सिलेबस में जो स्टैटिक पार्ट है सबके सोर्स हमें मिल जाते हैं, और बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। जनरली वही NCERT सबको पता होता है बट फॉलो कोई नहीं करता है। NCERT 6 to 12 जो आपकी होती है मेजर 5-6 सब्जेक्ट्स के लिए, और उसके अलावा कुछ 5-6 सब्जेक्ट कौन से, मतलब 5-6 सब्जेक्ट्स आपके पॉलिटी हो गए, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और एक आपका ये होता है नहीं 5th सब्जेक्ट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 12th क्लास की NCERT होती है। एनवायरनमेंट के लिए बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए कोई डेडिकेटेड NCERT नहीं मिलती। हाँ, एनवायरनमेंट के लिए कोई डेडिकेटेड NCERT नहीं है। आप 12th क्लास की NCERT से थोड़ा बेस बना सकते हैं, उसमें जो बाद के चैप्टर्स हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से 10th में भी कुछ है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट 10th वाला। तो आपने क्या यूज किया? मैंने 12th क्लास के NCERT के पीछे के 4-5 चैप्टर्स देखे थे। एक शंकर IAS की बुक आती है, मैंने वो बुक रेफर की थी। और उसके अलावा बाकी 50% एनवायरनमेंट में आता है, वो आता है करंट अफेयर्स से। वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा या फिर तो एनवायरनमेंट में स्टैटिक 50 हो गया 50 है। मुझे ऐसा एक और इकोनॉमिक्स में भी दिखता है एक चुनौती है कि NCERT जैसे आपने कहा कि 6 से, तो वो थोड़ा सा बताएं। सर इकोनॉमिक्स में मैंने 9th to 12th NCERT की थी। 6 से लेके 8 तक मैंने देखा बहुत बेसिक लगी, तो मैंने सोचा कि 9th to 12th कर लेते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं दिस इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है। हाँ, फंसता है, सिर्फ बुक से नहीं होता है। अगर हम कोई भी बुक ले लें, मेरे
साथ वो तो खुशी सी नहीं होती कि मैंने कर लिया। तो प्लीज आप ही बताएं। मेरे तो साथ एक्चुअली ये था कि जब कॉलेज में इंजीनियरिंग में कर रही थी जी। तो ओपन इलेक्टिव्स हमारे पास ऑप्शन होता था चूज करने का, तो आई चोज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स उस टाइम पे। तो मैंने वो इकोनॉमिक्स कॉलेज में पढ़ ली थी अच्छे से, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि था कि सिविल सर्विसेज में जाना है तो अच्छा हाँ, ऐसा एक सब्जेक्ट लैंग्वेज चूज भी है करो। उसकी, मेरे ख्याल से उस वोकैबुलरी में भी आना पड़ता हाँ, है। आना पड़ता मेरे है। ख्याल से बेस बुक्स वोकैबुलरी ज्यादा देती हैं रादर देन आंसर्स। एग्जैक्टली। तो मेरा जो कॉलेज की मेरा तो नोट्स या बुक्स थी तो मैं उनसे थोड़ा रेफर कर लिया करती थी, तो एनसीईआरटी सफाइस्ड फॉर मी। लेकिन बहुत से वोकैबुलरी आ लोगों गई, के लेकिन लिए क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए स्पेसिफिक कुछ बताना चाहें, क्योंकि सर, क्वेश्चन काफी अप्लाइड आ रहा है हाँ, इकोनॉमिक्स में। हाँ, क्या इस चीज के sources? लिए मेरा ये था जो क्वेश्चंस अप्लाइड आते हैं जी। वो टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि मुझे भी समझ में आया था जब मेरा पैरा प्रीलिम्स मेरा नहीं क्लियर हुआ, तो एक एनवायरनमेंट एक इकोनॉमी, ये दो चीजें ऐसी थी जहां मुझे इंप्रूव हाँ, करने इसीलिए की मैंने जरूरत इसी थी। से शुरू किया, दर्द पहले हाँ, यहीं पर होता है भाई। हाँ। तो आप इसमें कह रही हैं लर्निंग थ्रू टेस्टिंग ज्यादा किया हाँ, आपने। अब मैंने ये किया कि जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, जी। मैं आपको बताती हूँ। तो टेस्ट आपका नंबर कम आएंगे, मैंने देखा नंबर कहाँ पे कम आ रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी में सब बढ़िया कर रही थी, ज्योग्राफी वगैरह, Okay. एक इकोनॉमी में एक इन्वायरमेंट में। तो मुझे Perfect. पहली बात तो समझ में आ गया कि कौन कौन सी जगह पे गैप्स की जरूरत है फिल करने की। Yes. अब आप टेस्ट में ये देखिए कि गैप आ कहाँ रहा है, कहाँ से मेरा मतलब है कि दो तरह के गैप्स होते हैं। Okay. एक होता है नॉलेज गैप, जो आप देख रहे हो, आपको लग रहा है क्वेश्चन कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कि वो टॉपिक कवर करने की हाँ, वो तो जरूरत आपका है। मिस ही हो गया, वो ग्रे तो एरिया आपका मिस हो गया है, ग्रे भी आपको- नहीं, ब्लैक एरिया हो गया। हाँ, बिल्कुल। वो ग्रे ब्लैक एरिया हो गया है। तो आप बुक से पढ़िए, नेट से पढ़िए, कहीं से करंट अफेयर्स की मैगजीन लेके पढ़िए, पर वो टॉपिक पढ़िए पहली बात तो दिस इज नॉलेज गैप। दूसरा होता है लॉजिक गैप, पढ़ रखा है, पेपर में क्वेश्चन बड़ा कॉन्फिडेंस से मार्क कर दिया, वो गलत हो गया कि लॉजिक सही नहीं लगा पाए, कंसेप्ट सही नहीं लगा पाए, तो उसके लिए आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, अपने नोट्स में उसको ऐड लिख लीजिए कि अच्छा ये इसलिए हुआ था। और इस ये जो गलती आपकी लॉजिकल वाली है ना, इनका रिवीजन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम दिमाग से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दिमाग तो पूरा लॉजिक लगा रहा है, चाहे वो गलत लगा रहा है, तो वो फॉल्स मेमोरी क्रिएट हो जाती है। हाँ, जब आप एग्जाम में बैठ के लगाएंगे तो दिमाग दोबारा सेम लॉजिक लगाएगा। पड़ता है। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर आपको नहीं आ रहा है एरिया तो आप अपनी विड्थ बढ़ाइए। एग्जैक्टली। और ये जो डेप्थ वाला है कि कॉन्सेप्ट आप कैसे रूल आउट कर रहे थे, सही कौन सा गलत कौन सा। तो जब तक अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज नहीं करेंगे, फॉल्स मेमोरी दोबारा वही गलती करके आएंगे, और ये बहुत ही गलत चीज है। अच्छा, इसी में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, ये लोग बात करते हैं बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया ईयर बुक, इनमें क्या इकोनॉमी में क्या स्पेसिफिक है, कुछ चैप्टर्स कुछ बताना चाहें? सर, बजट तो मैं ऐसी करती थी कि जब आपका बजट स्पीच हुआ करती थी, दोनों साल मैंने यही किया, 3 घंटे बैठ के इम्पोर्टेंट, ये 3 इम्पोर्टेंट बजट। सर, इंडिया ईयर बुक तो मैंने आज जिंदगी कभी देखी नहीं है, मुझे पता भी नहीं वो दिखती कैसे है, अच्छी तो बात है। उसको हम हटा सकते हैं। तो सभी छात्र जो सुन रहे हैं, सदफ ने कभी इंडिया ईयर बुक नहीं देखी थी, हमने हटा दी। तो हर टॉपर की जर्नी अलग है, हर टॉपर की बुक लिस्ट अलग है, तो इस चीज में सदफ ने क्या यूज किया वो सर, मेरे बेसिक स्ट्रेटेजी थी कि रिसोर्सेज मिनिमम होने चाहिए, उनका मल्टीपल आपका मैक्सिमम रिवीजन बेसिकली होना बहुत चाहिए। अच्छी एक स्मार्ट लर्निंग यही कहती हाँ, है, ऐसे ही होना चाहिए। और मैं क्योंकि इसके बेनिफिट देख रही थी, इसलिए मैं ज्यादा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ भी नहीं रही थी। तो अब बजट और इकोनॉमिक सर्वे दो चीजें मैंने रेफर की थी। बजट में क्या था कि जो बजट स्पीच है आप बैठ के देखिए 3 घंटे की, क्योंकि जब आपको पता है कि भाई लोकसभा में लोग ऐसे मेज थपथपा रहे हैं, तो आपको याद रहेगा कि कुछ बहुत बढ़िया पॉइंट था, क्योंकि वो दिमाग में ऑडियो विजुअल सब सेट हो जाता है। और साथ साथ मैं शॉर्ट नोट्स बना लिया करती थी बजट के, जिनको मैं रिवाइज करती थी, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आता कितने करोड़ रुपए वो एलोकेट किए, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आता है, तो आप सिंपल अपना नोट्स बना के सेक्टोरल होगा, ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक आउटसेट, और मेंस में आ गया तो ये आ जाएगा कि 4 पिलर्स कौन से थे बजट के, 6 थीम्स कौन सी थी बजट की, वो आप लिख सकते हो बहुत जल्दी। तो इसमें आप जो मुझसे बात कर रही हैं, बीच में आप मेंस भी कर रही हैं, तो क्या आपने ऐसा रखा था बीच में कि दोनों में डिफरेंस रखा है, या नहीं, वो एक साथ किया? दोनों का एक साथ ही था। इट मेक्स सेंस एट टाइम्स, यू नो, हम स्टूडेंट्स सोचते हैं कि प्रीलिम्स एक बार करें उसके बाद मेंस, ऐसा नहीं है जैसा कि आप मानते हैं? सर, मेरा ये था कि प्रीलिम्स और मेंस में जो ओवरलैप था, वो टॉपिक मैंने प्रीलिम्स के तरीके से ही तैयार किए थे, मतलब बिल्कुल डेप्थ में जाके, क्योंकि डेप्थ में जाने से मतलब ये कि सारे फैक्ट्स, फिगर्स, इवन फैक्ट्स आर इंक्लूडेड, तो वो भी मेंस में एग्जांपल केस स्टडी में चले जाएंगे। मेंस में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इंडिया के सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग कीजिए, विमेन एम्पावरमेंट क्या रीजन क्या है, तो वो तो बहुत ही ब्रॉड थीम्स होती हैं, उनमें भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए होंगे सप्लीमेंट करने के लिए, तो कहाँ से आएंगे? प्री से आएंगे। तो जो प्री और मेंस का ओवरलैप था, वो तो मैंने प्री की तरह बिल्कुल डेडिकेटेडली अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो आप कह रही हैं अगर प्री को डेडिकेटेड पूरा विड्थ कर ले तो एक तरह से मेंस का फिर कुछ छोड़ता नहीं। सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्री में नहीं आते हैं। हाँ, जैसे वो अलग से करने हिस्ट्री पड़ेंगे, हो गया, वर्ल्ड एथिक्स हिस्ट्री, हो गया, सोशियोलॉजी, हाँ, ये आपको अलग से करने पड़ेंगे, तो इनके बारे में हम मेंस के पोर्शन में बात करेंगे, बट प्रीलिम्स में यही था। तो ये जो 2 एरियाज हुए हमारे, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, तो इसमें हमने स्टैटिक बुक भी पढ़ लिया, अपने एनसीईआरटी वोकैबुलरी के लिए कर लिया, और बाकी चीजें एनसीईआरटीज पढ़ी और टेस्ट
लगाए, टेस्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखा कि क्यों हो रहा है, और उसके बाद उन कंसेप्ट्स को अपनी जो नोट्स थे या बुक्स थी उनमें लिख लिया वापस। तो ऐसे करके वो अप्लाइड कंसेप्ट जो है वो आपके यूज में आ जाते हैं। बाकी आप न्यूज़पेपर से सप्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमेशा यही होता है कि 50% करंट है और 50% आपका स्टैटिक है, तो आपको बैलेंस एक फाइन जो है वो स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 3 पॉपुलर एरियाज उसके बाद मैं लेना चाह रहा हूँ, जिसके लिए शायद बुक लिस्ट भी बहुत क्लियर है, बट आपसे सुनना चाहूंगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ओके, ये मतलब स्टेपल हैं, दाल रोटी हैं इस एग्जाम के। पॉलिटी के लिए पहली बात तो इन तीनों के लिए ही आपके एनसीईआरटीज दे आर गुड, दे आर वेरी गुड। पॉलिटी के लिए आप 9th to 12th कर सकते हैं, बहुत बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत आई डिड फॉर पॉलिटी। पॉलिटी में मुझे भी लगता है कि हमारी जो एनसीईआरटीज हैं दे आर मोर गुड फॉर ऐसे जनरल चीजों के लिए ज्यादा है, बट कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक कम हो जाता है, तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा। लक्ष्मीकांत इज लाइक ट्रेजर ट्रोव, कि आप जितनी बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। मैंने से 15 2 अटेम्प्ट हो गए थे, 15 बार पढ़िए, पन्ने अलग हो जाते थे, लेकिन पता था कि किस पन्ने पे क्या लिखा है, या साइड में नोट्स बनाया तो क्या बनाया है, क्योंकि वो सब चीजें काम आती हैं। ये चीज ना बहुत से टॉपर्स बोलते हैं, हमने उसे इतनी बार पढ़ लिया कि हमें उसका सब कुछ याद था। तो मेरे ख्याल से जो रिपीट भी कर रहे हैं टॉपर्स, अगर सुनते हैं टॉपर टॉक तो उस पे अमल करते हैं। बहुत से लोग अमल नहीं करते हैं इस पर सर। और आपका तो पीएसआईआर बैकग्राउंड भी है, तो वो भी एडवांटेज रहा होगा। एग्जैक्टली सर, लेकिन मुझे ये भी लगता है जैसे स्पेक्ट्रम, मैंने हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका एंशिएंट, मिडीवल और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री होती है। एंशिएंट और मिडीवल के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज की थी, जो अब आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा के नाम से आती थी पहले, पीडीएफ से नोट बना लिए थे, लेकिन वो मार्केट में बुक्स भी मिलती हैं। और मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की थी। काफ़ी लोग विपिन चंद्रा करते हैं, लेकिन वो थोड़ी मोटी बुक है, वो थोड़ा स्टोरी के तरीके से है। अगर व्यूअर्स जो है आपके 3-4 साल का टाइमलाइन लेके चल रहे हैं, कॉलेज वाले बच्चे हैं, तो वो पढ़िए, ज़रूर पढ़ें उसको, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बुक है। मैं अब पढ़ रही हूँ एग्जाम होने के बाद पूरी उसे, लेकिन अगर टाइम कम है तो स्पेक्ट्रम इज़ बेटर, क्योंकि वो ऑन पॉइंट है थोड़ा। तो ये जो बुक्स हो गई आपकी स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत, तो सर ये ऐसी बुक्स है कि जब आप शुरू में पढ़ेंगे तो बहुत ड्राई बुक्स लगेंगी, क्योंकि हार्ड फैक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या ही मतलब है। लेकिन जब आप उनको पढ़ेंगे ना बार बार, तो आपको हर चीज का लॉजिक समझ में आएगा। मैं पार्ट हो जाएंगे आपके प्रिपरेशन का इंटीग्रल पार्ट। और बहुत बार तो मैं एकदम मतलब आई यूज्ड टू बी इन ऑ कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या सोच के ये चीज बनाई, प्रोविजन। मतलब मैं नॉर्मल जनरल लाइफ में 70 साल हो गए हैं इस कंट्री में रह रही हूँ, मैं तो नहीं इतनी बातें सोच पाती कि अच्छा ये भी दिक्कत आएगी। मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ही मिराकुलस काम किया है। एग्जैक्टली सर। तो लक्ष्मीकांत अगर आप मन से पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम, कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो ये चीजें हो गई। और ये भी मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बहुत से लोग ना पूरी तैयारी काफी पेन के साथ करते हैं। आपने बहुत जॉय के साथ की, ऐसा लगता है। यू नो, इट वाज लाइक अनफोल्डिंग ऑफ थिंग। अरे देखो, मैं एक पढ़ रहा हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इंटरेस्टेड हूँ, बट यू वर आल्सो सीइंग द जॉय ऑफ इट कि अरे यार सोचो कितना बढ़िया सोचा होगा, व्हाट काइंड ऑफ थॉट, आई नेवर थॉट ऑफ इट। So this is, I think, this grows, this preparation grows on you. This is basically widening your mental horizon. आपका जो thought process जो जरूरी है, जो जरूरी है, लॉजिक ऐसे ही आता है, लॉजिकल रीजनिंग ऐसे ही डेवलप होती है। तो ये अब बाकी हमारा ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज की थी, बहुत बेसिक। पता नहीं बच्चे मुझे एकदम बोलेंगे कि अरे मैम कुछ छुपा रही है, लेकिन एक्चुअली जीसी लियोंग जैसे काफी लोग करते हैं, या माजिद हुसैन करते हैं। सर मैंने कोई बुक नहीं की थी, कोई नहीं किया 9th to 12th। तो ना माजिद हुसैन ना जीसी लियोंग, तो पढ़ा हमने सिर्फ एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं, 6th to 12th इज सफिशिएंट। माजिद हुसैन इज बेसिकली मेरी मम्मी के चाचा जी लगते हैं, तो हमारी फैमिली में वो ग्रैंडफादर है मेरे। तो मम्मी को मैं बोलती मैं ऐसी किताबें नहीं पढ़ती, मम्मी कहती सब लोग पढ़ते हैं किताबें, आप नहीं पढ़ रही हो वैसी किताबें। मतलब इट्स लाइक कि ना, लेकिन मुझे पता था कि अरे सबके साथ नहीं चलना है, जो आपको पढ़ने का मन है आप वो पढ़िए। मुझे इसमें एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, शायद आप उसको सेकंड करेंगी, कि ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन ना अप्लाइड भी हैं। जैसे वो एटलस से आ जाते हैं, तो वो शायद बाकी किताबों में जाने की जरूरत नहीं है, एटलस से आ जाएगा और काफी कुछ उसका करंट ओरिएंटेशन होता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से उससे भी तो एनसीईआरटी और थोड़ा अलर्टनेस। और सर एनसीईआरटी पढ़िए, एटलस की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। मैंने तो आपने कैसे की एटलस की? मैंने अपनी टेबल, जो स्टडी टेबल थी, उसके ऊपर मैप वर्ल्ड का भी और इंडिया का दोनों का लगा लिया था। डेली रात को सोने से पहले 10-15 मिनट उसके सामने खड़ा होके आप ये कीजिए कि 10 कंट्रीज याद करनी है कोई भी। अगले दिन सुबह को जब आप उठेंगे, रिवाइज करेंगे, वो चीजें जब आप सोने जाते हैं तो दिमाग में रह जाती है। एंड ऑफ द डे और बिगिनिंग ऑफ द डे आप मानचित्र पे थी, मैप हाँ, 10-10 कंट्री करके करेंगे, 200 कंट्रीज। ये तो मैंने सभी में देखा है कि सब एस्पिरेंट्स के कमरे में मैप तो लटक जाता है।
लेकिन रात को सोने से पहले 10 मिनट और सुबह के पहले 10 मिनट, हाँ। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल टिप दे रही हैं आप। एग्जैक्टली तो सर ऐसा था कि वो 20 दिन में 200 कंट्रीज हो जाती हैं आपकी, 10 दिन में इंडिया के स्टेट्स कीजिए, 30 दिन में पूरा मैप हो जाएगा। और मेरे तो घर वालों को पता था कि अच्छा ये मेरा मैप वाला टाइम है, तो रात को मैं मैप देखती थी, सुबह को मेरा भाई काफी छोटा है मेरे से, वो आके मुझे क्विज करता था, बताओ कौन सी कंट्री कहाँ पे है, किसकी कैपिटल क्या है। तो वो एकदम ना बहुत ही शार्पली वो करना, मतलब आंसर करने का जो रहता है, तो दिमाग में चीजें बड़ी एम्बेड हो जाती हैं। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हो गए, अब इसमें मैं मेरे ख्याल से कल्चर रह गया। कल्चर रह गया, एग्जैक्टली। कल्चर के लिए भी सर जो आप एंशिएंट और मिडिवल इंडिया जो आपकी एनसीईआरटीज होती हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें कल्चर से एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री कल्चर के सेंस से ज्यादा अच्छी देखी बहुत ज्यादा अच्छी है। काफी लोग तमिलनाडु उसमें किंग्स को याद करने की जरूरत नहीं, कौन राजा था, किसका साम्राज्य था, ज्यादा जरूरत नहीं है, उन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मैं जो उसमें पढ़ती थी कौन सा राजा था, कौन सा साम्राज्य था, तो मैंने ऐसे कर लिया था कि पहले आपका नॉर्मल आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, मगध एम्पायर हो गया, तो एम्पायर्स कर लिए मैंने। नोट्स बनाए थे क्योंकि पीडीएफ थी मेरे पास उन बुक्स की, तो मुझे लगा दिल्ली जाके मैं लेके आऊँ किताबें, तो इससे अच्छा नोट्स बना लेती हूँ सिंपल। तो मैंने जो है बड़ी मेहनत करके, उस टाइम पता ही था वेटेज कम होता है एंशिएंट मिडिवल का, तो मैंने बहुत ही ज्यादा उसमें एफर्ट डाल दिया, लेकिन वो मुझे काम आया क्योंकि अभी एंशिएंट मिडिवल का काफी वेटेज बढ़ गया है और आर्ट एंड कल्चर में वो काम आता है। तो मैंने ना हर किंगडम के नोट्स बनाए थे 3-4 पेज के, और वो भी स्पेस करके, सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, इकोनॉमिक। तो वो कल्चर भी सब कवर हो गया उसमें, जो उनका पॉलिटिकल पार्ट्स था, मतलब वो बेसिकली सब कुछ उसमें कवर हो गया था। तो मेरा जो एक आर्ट एंड कल्चर का था वो एंशिएंट और मिडिवल इंडिया का ही था, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है वो वहीं से आ रहा है। मॉडर्न में आई डोंट थिंक हमारे पास कोई बहुत ज्यादा बस आपके पास डांसेस हैं, पपेट्री शोज, जो शोज होते हैं, ड्रामाज हैं, वो सब कुछ है, अदरवाइज तो पूरा कल्चर वही है। और उसके अलावा आप चाहें तो फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की एनसीईआरटी होती है, विच इज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। काफी एनसीईआरटी बेस्ड आपने प्रिपरेशन भी रखा है और कन्विक्शन भी दिखा रही है कि भाई वो हो जाता है। क्योंकि बहुत से लोग इस समय सवाल पूछते हैं कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, बट वो भाषा, वो वोकैबुलरी, वो बेसिक और वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? अच्छा, दे आर वेरी रियली गुड बुक्स एनसीईआरटी जो है आपकी ना। तो मुझे लगता है प्रीलिम्स के भी जो क्वेश्चंस कहीं कहीं से आ जाते हैं वो एनसीईआरटी के बॉक्सेस में से आते हैं, वो भी कहीं कहीं से नहीं आते हैं। टॉप एग्जाम और एनसीईआरटी को मतलब बहुत क्रेडिबल वो है, अच्छा काम करते हैं। नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक लास्ट चीज जो कि सबसे मेरे ख्याल से फॉरमोस्ट एक फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल है, करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रेटेजी रखी, क्या करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन द एग्जामिनेशन, और बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ करंट अफेयर्स सेंट्रिक भी हो जाते हैं। तो मैं ये इस पे थोड़ी क्लैरिटी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ। सर 2 साल जब मेरा जो प्रिपरेशन का स्पैन था, उसमें दोनों ही साल मैंने द हिंदू, मतलब आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं या द हिंदू पढ़ सकते हैं, एक न्यूज़पेपर, कोई भी, दो नहीं पढ़ने हैं, लेकिन एक जरूर पढ़ना है। ये तो नॉन निगोशिएबल पार्ट है। तो मैं बड़ा रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी कि अगर आज मिस हो गया तो कल पढ़ना ही पढ़ना है, दोनों दिन का पढ़ना है मतलब। तो ये तो आप छोड़िए मत, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी लॉजिकल एक तो थॉट डेवलप हो जाएगी, आपको न्यूज़ का पूरा ट्रैक रहेगा, क्या हो रहा था, कब हो रहा था, क्यों हो रहा था। एक आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होता है कि कैसे आप आंसर्स कैसे लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स कैसे लिखी होती हैं, और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियन जो आपके बनते हैं। और मेरे ख्याल से आप जैसे साइंस स्टूडेंट हैं, बहुत से साइंस स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि दे आर मोर इनटू डेरिवेशन, LHS इज इक्वल टू RHS, वो डिबेट करने की आदत नहीं होती है, तो न्यूज़पेपर वो भी बहुत देता है। और वही है कि सोशल साइंसेस जैसे हमारी, चाहे आपको ऑप्शनल ना हो सोशल साइंसेस का, लेकिन आपके बाकी सब्जेक्ट्स तो हैं, और हमें ये पता होना जरूरी है कि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती हमेशा से, काफ़ी ग्रे एरियाज होते हैं, काफ़ी पर्सपेक्टिव, काफ़ी ओपिनियंस होते हैं। We need to be very accommodative in real life also, and we need to show this in exam also. मेंस में ये नहीं कि हमने सोच लिया कि ये चीज सही है तो हम वही लिख के आ रहे हैं। तो करंट का प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से दोनों का ही न्यूज़पेपर दोनों के लिए जरूरी है। अब अगर हम स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें थोड़ा फैक्ट्स पे डालना पड़ता है। जैसे इस बार तो मैंने देखा स्पोर्ट्स पे पूछ लिया कि क्रिकेट में कौन सा मैच जीते, एंड बहुत सारी चीजें। तो क्या इस पे रणनीति होगी? सर उस पे ये रहता है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनके लिए फिर करंट अफेयर्स बुकलेट में फॉलो करती थी। मंथ के एंड में जो बुकलेट्स आती हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको एक सीक्वेंस पता है, लेकिन आपको फैक्ट्स नहीं पता है। वो फैक्ट्स आप गैप कैसे फिल कर सकते हैं उन बुकलेट्स से। तो 12 बुकलेट्स आपकी मंथ के एंड में हो जाती हैं। इसमें मैं एक चीज लाना चाहता हूँ, देयर आर 2 अप्रोचेस, और जिसमें मेरी एक पर्सनल वो है। एक है कि आप पूरे महीने आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यू ग्रो इन दैट कि क्या चीजें आप अवेयर हैं, और आप जो है मंथ एंड डाइजेस्ट को रिवीजन के लिए यूज करते हैं। रिवीजन के लिए कुछ लोग ऑपोजिट अप्रोच में हैं, वो मंथ एंड का इंतजार कर रहे हैं, उसका ही देखते हैं, और न्यूज़पेपर वो, तो ये बहुत खतरनाक है। तो बहुत से लोग मैंने देखा है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, 4 इंस्टीट्यूट के कलेक्ट कर रहे हैं ईयर एंड, और वो अपने आप में मोटा होता है। मोटा होता है। और अगर आपने न्यूज़पेपर पहले पढ़ा है तो इट विल हेल्प यू टू समथिंग।
तो मुझे तो बहुत लगता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, वो तो नॉन नेगोशिएबल पार्ट है, जैसे एनसीईआरटी नॉन नेगोशिएबल है। और बाकी सब चीज़ें ये है कि आप सप्लीमेंट करने के लिए यूज़ कीजिए, और सप्लीमेंट कितना ही करेंगे, एक मैगजीन बहुत है। 12 मैगजीन मेरे पास साल के आखिर में हो गई थी। जैसे मैं अपनी स्टैटिक बुक्स रिवाइज करती थी वैसे ही उनको भी रिवाइज करती थी, क्योंकि प्रीलिम्स में ये है कि 50% करंट अफेयर्स से आएगा ही आपका आएगा। तो आपने करंट अफेयर्स को भी एक सब्जेक्ट की तरह लिया। मैं अपना टाइम टेबल जब बनाती थी तो ऐसे करती थी कि 15 दिन स्टैटिक, 15 दिन करंट अफेयर्स जो रिवाइज करना है मुझे, क्योंकि वो उतना ही जरूरी है। और जो आप क्रिकेट वाला जो सवाल एक कर रहे थे कि बहुत ही पेपर अनकन्वेंशनल था, जीके बेस्ड कर दिया, कुछ सवाल जीके बेस्ड आ हाँ हाँ। तो सर ये सब चीजें तो ऐसा है कि एग्जाम हमेशा ऊपर नीचे होने वाला है, क्योंकि वो हमें फेल नहीं करता वो क्वेश्चन। ऐसी चीजों में क्या होता है कि आपकी कट ऑफ जो है लो चली जाती है उस केस में। तो मेरा तो एक सिंपल सा फंडा ये था कि अपना 100% दे के आओ। जैसे आपका स्टैटिक पार्ट है 50%, वो सब सही करेंगे तो आपको वो सही करना है, क्योंकि अगर जो सब सही कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हो फिर तो आप बहुत लॉस में हो। बाकी जो 50% आपका करंट अफेयर्स है वो आप मैक्सिमाइज करने का ट्राई कीजिए, मैगजीन पढ़ के, फैक्ट्स हो गए, जो भी हो गया। तो ये सब अगर आप ओवरऑल करेंगे तो 1-2 बाउंसर्स आ भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको देख के एग्जाम हॉल में डरना नहीं है। मुझे तो ये लगता था आखिर में आते थे कि मैं इतना सेटिस्फाइड थी अपनी प्रिपरेशन से। सेटिस्फाइड तो क्या, आपको पंप देने की जरूरत है कि अरे अगर हमें आता है तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है, और अगर हमें नहीं आता है तो मतलब किसी को भी नहीं आता है। तो मुझे तो ये लगता था कि पेपर डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, तो डरना नहीं है पेपर से, कट ऑफ कम चली जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें। अच्छी बात है। दिस इज वेरी लाइक आपको मछली की आंख दिख रही है, यू आर लुकिंग एट द टारगेट, बट डाइवर्जेंस नहीं आपको परेशान कर। ये चीज तब आती है जब आप खुद फुली प्रिपेयर्ड है, खुद से अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, ये वो सोच रहे हैं कि नहीं हमें सब आता है, तो फिर दिक्कत की बात है। ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत से लोग आर नॉट एबल टू गेज हाउ मच वाटर दे स्टैंड। राइट सर। तो वो होना मतलब आपसे बात करके भी मुझे लग रहा है कि यू आर अ पर्सन हु वाज एबल टू सी कि मेरी प्रिपरेशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान क्या आपके मन में कभी आया कि आई शुड प्रैक्टिस राइटिंग आल्सो, या यू वेटेड फॉर इट? और दूसरा, ऑप्शनल का भी ध्यान तभी कर लिया था या बाद में किया? सर देखिए, आंसर राइटिंग तो ऐसी मेड रेस है कि बच्चा आता है और पहले दूसरे महीने में वो आंसर राइटिंग के लिए जो है टेम्प्ट होने लगता है। तो मुझे लगता है मैं भी बहुत टेम्प्ट हुई कि अरे आंसर राइटिंग करनी है, बट मैं बहुत लेजी थी तो मैं कभी कर नहीं पाई। टेम्पटेशन तो थी बट लेकिन ये चीज़ थी कि नहीं, हमेशा आई केप्ट ऑन पुटिंग इट ऑफ कि जब थोड़ा सिलेबस हो जाएगा तब करेंगे, दूसरी रीडिंग में, तीसरी रीडिंग में। आई फील आई हैव बीन रियली लकी कि मैंने नहीं की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि जब तक कम से कम 3 रीडिंग्स आपने नहीं कर ली हैं। पहली रीडिंग कीजिए, कंसेप्ट समझेंगे आप। दूसरी रीडिंग सिलेबस को लेकर कीजिए कि कुछ सब कुछ मिस वो कवर हो गया, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। तीसरी रीडिंग हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके कीजिए ताकि पता चले कि वेटेज किस में कितना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। जब तक ये 3 रीडिंग्स और ये पूरा एक ब्लूप्रिंट दिमाग में नहीं है, आंसर मत लिखिए। मेरा बिल्कुल ये मानना है, क्योंकि आप आंसर लिखेंगे तो या तो आप इतना खराब आंसर लिखेंगे आपका मन उड़ जाएगा आंसर लिखने से, एक डीमोटिवेशन, या कोई पढ़ेगा तो वो भी कहेगा इसमें क्या कहूं कि भाई क्या अच्छा क्या बुरा। और या फिर ऐसा होगा क्योंकि नॉलेज तो है नहीं, तो हमें लगेगा कि हमने पता नहीं कितना बढ़िया आंसर लिख दिया है, वो तो और भी ज्यादा डेंजरस है। तो इसलिए मैंने आंसर नहीं लिखे थे, मैंने मतलब मल्टीपल रीडिंग्स करती रही। तो आपने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही लिखे, बोथ फॉर पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज ये आपका मेंस। तो प्रीलिम्स का वैसे तो हमने सारी बुक लिस्ट देख ली। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन कॉमनली आता है कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम में, शुड वी टेक मोर रिस्क और शुड वी बी रिस्क अवर्स? व्हाट वाज योर थॉट ऑन दिस? So this is very personal actually. A lot of people have a very good accuracy. तो वो लोग 1 से 80-85 क्वेश्चन करेंगे, 70 उनके ठीक हो जाएंगे। मैंने पहले अटेम्प्ट में लोगों को इमेलेट करके यही चीज़ करने का ट्राई किया, इट बैकफायर्ड, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, बट मुझे लगता है कि मेरा एक ब्रेथ ऑफ नॉलेज ज़्यादा है, डेप्थ ऑफ नॉलेज इतनी नहीं है। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी, ये समझ में आती है मल्टीपल टेस्ट देने के बाद में। तो अभी तो मेरी स्ट्रेटेजी करंट ये थी कि 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बस 3-4 जो बिल्कुल कभी देखे ही नहीं होंगे वो क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती थी, लेकिन अगर बच्चों को लगता है कि उनकी एक्यूरेसी बेटर है तो वो कम भी कर सकते हैं। इस एक स्वीट स्पॉट पे आप आएंगे कैसे, ये जो चीज़ मैंने डिस्कवर की कि हाँ मेरा कंफर्ट जोन कहाँ लाई कर रहा है, वो ये कि आप ऐसा कीजिए, आप क्वेश्चन में पहले जो आप टेस्ट आपके 5-10 टेस्ट ऐसे लगाइए कि आप 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप बढ़िया एक्यूरेसी के साथ में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डाउट होगा और आप मतलब सोच रहे हैं कि इसमें जाएं, इस जोन में कि नहीं जाएं।
तो उनको भी अटेम्प्ट कर लीजिए, बट गोला मार लीजिए, मतलब ना एक सर्कल कर आइडेंटिफाई कर लीजिए हाँ, कि ये जो वाले है हैं। थोड़ा ग्रे है। उसके बाद आप जो है ऐसे 3 4 5 टेस्ट में करिए और अपना स्कोर करके देखिए कि आपका स्कोर बढ़ रहा है उस कंफर्ट उसमें, एक जो आपकी वल्नरेबल जोन है उसमें जाने से क्या स्कोर बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है, लॉजिक भी टेस्ट हो जाता है उसमें। लॉजिक टेस्ट, अगर आपका स्कोर मतलब कंसिस्टेंटली 5-10 पेपर में बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि आपका लॉजिक स्ट्रांग है, आपका फैक्चुअल इतना रिटेंशन स्ट्रांग नहीं है। एलिमिनेट और वो सब करके आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं, भले ही आपको आंसर ना आता ना हो। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा लॉजिकल वाले पार्ट में लाइक करती हूँ, तो 95 मुझे समझ में आ गया था और मैंने वही फिर प्रीलिम्स में किया। बट आई नो माय फ्रेंड जिन्होंने 88 75 किया है, उन्होंने भी काफी अच्छा स्कोर किया है। तो ये बच्चों को एक्यूरेसी भी मैटर करेगा उस दिन, लेकिन आपने अपनी ऑन द फिर भी कहीं पर भी आज की डेट में 85 से नीचे करना इज डेंजरस, रिस्की हो जाता है, बिकॉज क्वेश्चंस के ऑप्शन भी काफी स्टिकी आ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं बच्चे अगर चाहे तो कि एक जोन बनाइए, फिक्स मत करिए कितने करने हैं, कि अगर पेपर एवरेज लग रहा है तो 90 कर लूंगा और बहुत इजी लग रहा है तो 95, क्योंकि सब ज्यादा कर रहे होंगे, और लग रहा है कि पेपर डिफिकल्ट है तो 85 पे रुक जाएंगे। तो ये थोड़ा जोन दिमाग में लेके और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, ऐसा नहीं कोई फिगर लेके चलें कि सदफ मैम ने कहा था इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, वैसा नहीं। मैंने भी जोन ही रखा था, इशारा काफी वाली बात ज्यादा है उसमें। सो सदफ, थैंक यू फॉर प्रीलिम्स का आपने पूरा अपना स्ट्रैटेजी बताया। अब मेंस की तरफ आते हैं, एंड मेंस का कॉन्टेक्स्ट में ये सेट करना चाहूँगा कि मेरा अपना अनुभव एंड स्टूडेंट्स का भी अनुभव है, द रियल एग्जाम इज मेंस। पता तो तब चलता है, वी आउटसाइड में ऐसा लगता है प्रीलिम्स पास होगा तो क्या होगा, बट मेंस में डर लगता है। सर आई वुड बेग टू डिफर, क्योंकि मेरा तो ऐसे था कि मेरा पहली बार प्रीलिम्स इसलिए रहा था बिकॉज मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस करी थी, सेम ये सोच के कि अरे रैंक तो मेंस से आएगी, बट वंस यू डोंट क्लियर प्रीलिम्स ना तो आपको क्लियर हो जाता है कि कितनी भी नॉलेज हो वो कहीं नहीं शो होगी जब तक प्रीलिम्स नहीं होगा। तो इस बारे अटेम्प्ट में था कि बस प्रीलिम्स निकल जाए, बाकी का आगे का देख लेंगे। तो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रीलिम्स शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। नहीं, बिल्कुल मैं अंडर एस्टिमेट करने की सेंस में नहीं कह रहा हूँ, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाई, मेरा इंटेंशन वो नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स में ना आंसर सामने होता है, हाँ, तो इट इज अ टेस्ट ऑफ रिकग्निशन। जब ब्लैंक पेपर पे रिकॉल का जो चैलेंज आता है ना, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसमें मेमोराइजेशन भी इन्वॉल्व होता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी इन्वॉल्व होता है, और राइटिंग भी। तो मुझे लगता है कि मल्टीपल डायमेंशंस है, इसलिए मैं उसको थोड़ी तरजीह देता हूँ। पर अगर आपके पास आईपीएल के मैच का टिकट ही नहीं है तो आप अंदर जा ही नहीं सकते, तो प्रीलिम्स तो आपका टिकट है, तो वो बहुत जरूरी है। तो अब मेंस की स्ट्रैटेजी जानना चाहूंगा कि यहाँ आपने क्या गियर चेंज किया। सर बहुत ही अपना काफ़ी चीज़ इसमें एनसर्कल कर दी कि यही दिक्कत होती है, इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा रिटेंशन है, इतना सारा उसका प्रेजेंटेशन है ऑन पेपर। तो मेरे पास बड़ा कम टाइम था मेंस के लिए, क्योंकि कोविड वाला हमारा बैच रहा है, 3 ही महीने मिले थे हमें। मैं बहुत श्योर थी कि एक चीज़ करनी है, आपका सिलेबस जो आपका सिलेबस है उसे यूज़ करना है, अपने नोट्स बहुत कंसाइज रखने हैं। नोट्स आपने प्रीलिम्स वाले यूज किए या अभी यहाँ पे बनाए? अब मैंने क्या किया कि जैसे अब आपकी पहली रीडिंग जो होती है, बुक्स तो लगभग सेम रहती है, कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है। वो जो कुछ टॉपिक्स हमारे जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ, एथिक्स हुआ, ये नहीं जुड़ने वाले। ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, सोशियोलॉजी था, हमारा गवर्नेंस था, ये सारे टॉपिक्स वो थे जो मैंने पिछले अटेम्प्ट में तैयार कर लिए थे, ये सोच के कि मेंस देना है। ओके। तो वो तैयार हो गए थे, पर वो छूट गए, याद नहीं था। नोट्स वगैरह थोड़े बहुत थे, बेसिक किताबें थी, पता था कि क्या पढ़ना है, पर पढ़ा उतना नहीं था। आपके सोर्सेज आपको पता थे, ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। उस 3 महीने में अगर आप उस समय सोर्स खोजने गए तो बहुत समय चला जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा। तो सोर्सेज मुझे पता थे, मैंने लोगों की स्ट्रेटेजी वगैरह देख के शॉर्टलिस्ट कर लिए थे, पढ़ भी लिए थे एक बार, वो दोबारा नहीं पढ़ पाई उसको कभी भी। तो अब मैंने क्या किया कि जैसे प्रीलिम्स हुआ, पहले 2-3 दिन थोड़ा चिल किया कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 3rd डे आई वाज ऑन माय टेबल, सिलेबस लेके, जो मैं डिटेल सिलेबस आपको बता रही थी, और A4 साइज शीट्स लेके। मेरा क्या फंडा होने वाला था, अगले मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई कि सिलेबस के हर टॉपिक पे A4 साइज शीट के ऊपर मैंने वो टॉपिक लिखा, और हर टॉपिक पे आई शुड हैव 10 to 15 पॉइंट्स। ठीक है, उसमें आपका डाटा पॉइंट होना चाहिए, उसमें आपका जो कुछ करंट न्यूज़ में चल रहा है उससे रिलेटेड, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसमें हमारे फार्म्स एक्ट चल रहे थे, फूड प्रोसेसिंग के लिए ही है वो, संपदा चल रहा था, ये सब चल रहा था। तो उसमें आपके करंट में होना चाहिए, आपकी स्कीम्स होनी चाहिए कुछ, और अगर आपको लग रहा है कि मतलब फ्लो चार्ट और डायग्राम्स भी होने चाहिए, ज्योग्राफी के लिए फ्लो चार्ट डायग्राम हो गए, बाकी आपकी GS2 GS3 के लिए फ्लो चार्ट, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए एक अच्छे आंसर के लिए वो आपने उन शीट्स पे बनाना शुरू किया। क्योंकि सर एग्जाम पॉइंट वहाँ पे बैठ के जब आपको 7 या 10 मिनट में एक आंसर लिखना होता है,
और वहाँ पे आपको प्रेजेंट भी करना है, सोचना भी है, स्ट्रक्चर भी करना है, उतना टाइम नहीं होता है। बिल्कुल। तो मेरा ये था कि हर 10-15 पॉइंट रहेंगे, इनको रिवाइज करके जाऊंगी। अगर मतलब 10 भी याद आ गए, 15 में से 8 भी याद आ गए, तो मेरी तो शीट आराम से भर जाएगी और क्वेश्चन पेपर कम से कम टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले 1 महीने में पूरा सिलेबस जो था मेरे रिसोर्सेज एक बार सबको डिटेल में पढ़ लिया तो और साथ साथ नोट्स बनाते गए। बना रहे हैं, ये सबसे टाइम टेकिंग काम हाँ, होता ये है। वाला टाइम तो ये टेकिंग इसको काम था। थोड़ा सा एफिशिएंट कैसे बनाएं, ये थोड़ा अगर शेयर कर देंगे ना तो बहुत मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है शुरू सब करते हैं, हाँ। सबकी इंटेंशन ये होती है कि सारे पॉइंट्स आ जाएं, हाँ। फिर हमने टारगेट रखा 15 पॉइंट, 15 बन ही नहीं रहे। हाँ। तो वैसे आप अपना बताएं कि हाउ डिड यू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ये बीच में आपने छोड़ा नहीं, हाउ डिड दिस हैपन? पहली बात तो टाइमलाइंस अपनी डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि 1-1.5 महीना लगेगा इस काम में। 1.5 महीना लगा मुझे अल्टीमेटली, बाकी 1 महीना मैं आंसर राइटिंग करूंगी, क्योंकि मैंने पहले आंसर राइटिंग की नहीं थी। पेशेंटली 1.5 महीना रखा है इसमें, क्योंकि डर लगता है कि यार होगा या नहीं। आपने सर अपने टाइम डरना नहीं है, डरना किससे, बात ये है कि देखो अगर हम नहीं ऐसे कि टाइम निकलता जा रहा है, मैं बना रही हूँ नोट्स, क्या सही कर रही हूँ, ये वाला वो तो मैं समझ गई जो आप कह रहे हैं। मतलब लेकिन मेरा मानना ये था कि अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे और ज्यादा डर लगेगा ना। तो मेरा जो है कि सिलेबस कंप्लीट करना, 1 महीना आंसर राइट करना, बाकी के 15 दिन जो बचे होंगे उन आंसर्स को और जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज करना। मेरा पूरा 3 महीने का ब्रेकअप था। पहली बात, टाइमलाइंस बहुत जरूरी है। उसके बाद जब मैंने ये किया, अब कैसे करें इस चीज को, रिसोर्स लिस्ट कंसाइज रखिए कि एक टॉपिक के लिए एक सोर्स रेफर करेंगे, उससे 10-15 पॉइंट लेंगे। ऐसे नहीं कि सब 10 जगह से एक ही पॉइंट करें, वो एफिशिएंट नहीं है और वो तो एकदम अनमैनेजेबल है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ की कि मैंने 1-1.5 महीना, मुझे लगभग 40-45 डेज लगे और मैंने हर चीज़ के ऊपर ये ऐसे अपना पूरी रीडिंग की और नोट्स बन गए थे मेरे। तो कितना मतलब लगभग एक अंदाजा लूं तो हर सब्जेक्ट का कितना आपने वो? सर 150-200 पेजेस थे सब मिला के, पूरा मेंस का सिलेबस ही इतना हो गया था मेरा। सिर्फ यही था मेरा जो भी था। A4 ब्लैंक A4 ब्लैंक शीट सब कैप्चर कर। यस सर। अब बहुत से स्टूडेंट चाहेंगे वो मिल जाए अगर हमें तो हो जाएगा, बट क्या आपको लगता है कि किसी के नोट्स ऐसे ले लेना इज सर मीनिंगफुल? कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स थे ये वाले तो आई थिंक थोड़ा हेल्प किसी को कर सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक के हैं। लेकिन बात वही है कि जो मुझे आता है हो सकता है सामने वाले बंदे को ना आता हो, और जो उसे ऑलरेडी आता है वो मुझे ना आता हो, तो मैंने अपने नोट्स में लिख लिया हो, तो उतना एफिशिएंट नहीं होता है। बट थोड़ा गाइड कर सकते हैं। करना चाहिए आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहिए। बाकी अगर लोगों के घर में भाई बहन होते हैं, मैं तो अपनी बहन से बोलती थी पढ़ मैंने लिया है, नोट्स तुम बना दो, मतलब सिर्फ लिख दो उसमें खाली। सब स्टेक होल्डर होने चाहिए, तो क्योंकि वो तो फिर रॉ लिखना था। तो अब ऐसा करके मेरे 40-45 डेज में नोट्स बन गए। बहुत अच्छी बात। उसके बाद टेस्ट सीरीज मैंने लगाई। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक और सवाल लाना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ा सा ना चेंज हो गया, यहाँ पर एक चीज ऐड हो गई, बहुत बड़ी चीज, ऑप्शनल। तो वो आपने कब इंटीग्रेट किया, ये अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं आई। अच्छा, ऑप्शनल का सर जैसे हम लोगों का 4 महीने प्रीलिम्स एक्सटेंड हो गया था, आपको भी याद होगा। तो उन 4 महीने मैंने ऑप्शनल 2 बार पढ़ाई कर ली थी पूरी। अच्छा, प्रीलिम्स से पहले ही प्रीलिम्स से पहले मैंने कर लिया था। क्या प्रीलिम और मेंस के बीच में ऑप्शनल पढ़ना उस समय समझदारी रहेगी या सुसाइडल है वो? पढ़ना तो शुरू करना, कुछ लोग उस टाइम शुरू करते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। लाइक दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट एनीवन कैन मेक। तो ऑप्शनल तो आप ये मानो कि पहले एक बार आपका ऑप्शनल हो जाना चाहिए। आपकी 3 रीडिंग्स प्री से पहले हो जानी चाहिए आपको, ऐसे, क्योंकि पूरा साल है आपके पास में। आप 4-5 महीने में जीएस करेंगे, 3 महीने में आपका ऑप्शनल हो जाता है, 3-4 महीने में कितने हुए, 8 महीने। उसके बाद आप कीजिए प्रीलिम्स की तैयारी 4 महीने, क्या दिक्कत है? ऑप्शनल भी आपने खुद से ही पढ़ा या? हाँ सर, ऑप्शनल मैंने खुद से ही पढ़ा था। रिसोर्सेज मार्केट से मैंने बुक्स ले ली थी, जो आप एक फेमस कोचिंग है तो वहाँ से आपका बुक ले लो आप, या आपका स्टैंडर्ड बुक्स है आप वो भी ले सकते हैं, जहाँ आपको सही लगे। मैं तो लोगों को देख के कि टॉपर्स क्या कर रहे हैं एक बार डिसाइड कर लिया, और वो मेरे टॉपिक अगर कवर हो गए तो बस फिर दैट्स इट। तो 3 रीडिंग्स ऑप्शनल की पहले मैंने कर ली थी। प्रीलिम्स में मैंने क्या किया खाली कि जो करंट में चल रहा था वो उसमें थोड़ा इंटीग्रेट करती गई कि अच्छा ये न्यूज़ आज इंडिया अफगानिस्तान का ये न्यूज़ आया है, तो मैंने इंडिया अफगानिस्तान की IR भी था ना मेरे में, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो करंट का उसमें जो है इंटीग्रेट करती गई साथ में, और उसको एक बार रिवाइज कर लिया था इस पूरी साइकिल में आफ्टर आपका प्रीलिम्स। तो ऐसे करके 45 डेज तक मेरा ये सिस्टम चला। उसके बाद टेस्ट मैंने लिखने स्टार्ट किए। मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं लिखे थे क्योंकि टाइम नहीं था ज़्यादा। 8 टेस्ट जीएस के, 2 फॉर ईच जीएस पेपर, और 6 टेस्ट आपके पॉलिटिकल साइंस के, तो 14-15 रेस्ट मान लो आप, ठीक है। तो अच्छा, मैं इसमें एसे का भी कोई टेस्ट लिखा? हाँ, एसे का मैंने टेस्ट नहीं लिखा। मैंने एसे में खुद से लिखती थी घर पे। अच्छा। और मेरे अंकल प्रोफेसर थे तो आई गॉट इवैल्यूएटेड फ्रॉम हिम ओनली। तो ऐसा था कि वो बता देते थे। कोई फ्रीक्वेंसी रखी है एसे की? फ्रीक्वेंसी ऐसे रखी कि जो 1 महीना आंसर राइटिंग का था, हर संडे एसे लिखना है सुबह को। अच्छा। तो 4 या 5 एसेज लिखे थे मैंने, और शाम को लगभग 3-4 केस स्टडीज सॉल्व करनी है। तो
ऐसे करके मैंने 10-15 केस स्टडी 15 आई थिंक मैंने सॉल्व भी की थी। आपने बहुत अच्छे से प्लान किया कि ऐसे और केस स्टडीज को मैंने वीकेंड पे रख लिया है। और उसके अलावा जीएस टेस्ट में अब मैं क्या करती थी कि अपनी जो आंसर राइट जो शीट्स थी मेरी नोट्स की जो तैयार हो गई थी, तो GS1 का पेपर देना है, आज दिन में बैठ के वो नोट्स रिवाइज किए, पेपर दिया अगले दिन। तो आपने तो बहुत ही मतलब साइंटिफिक कर दिया। आपके 150 शीट्स हैं, वही आपने वर्ल्ड को लिमिट कर दिया। मेरा भी मानना है कि प्रीलिम्स इज अबाउट एक्सपेंडिंग, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। मेंस इज अबाउट दिस थिंग। बहुत अच्छे से किया, बहुत ही सिस्टमेटिकली। तो अब जब 2 बार टेस्ट दोगे तो 2 बार वो शीट्स रिवाइज हो गई। फिर एक बार जब मेंस के टाइम पे रिवाइज करोगे तो 3 बार रिवीजन में हमारा दिमाग तो इतना ज्यादा वो हो जाता है यूपीएससी में कि 150-200 पेज तुम आराम से याद रख सकते हो और वहां बैठ के नहीं सोचना पड़ता। ऐसा नहीं लगता क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, क्योंकि सिलेबस का हर टॉपिक कवर कर लिया है आपने। ये भी चीज देखी होगी, मैं एस्पिरेंट्स को बोलना चाहती हूँ, GS2 GS3 में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे पॉवर्टी, हंगर, हमें सब पता है, लेकिन हमारे पास कॉन्क्रीट डाटा नहीं होता, हम इग्नोर कर देते हैं उन पॉइंट्स को। वो जनरल पॉइंट्स पे मार्क्स नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। अब जैसे आप देखिए इस बार GS2 में क्वेश्चन आया था कि पॉवर्टी जो है वो सिर्फ खाली पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो नहीं है, इंसिडेंस भी जरूरी है, उसकी इंटेंसिटी भी जरूरी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की तरफ से बताई है। लेकिन मुझे पता था वो चीज, क्योंकि मेरे नोट्स में मैंने पॉवर्टी पे प्रॉपर्ली कवर किया था वो सारी चीजें कि कौन से इंडेक्स होते हैं, क्या चक्कर होता है, मतलब कैसे रहता है उसका। तो ऐसे करके अगर आप कंसाइजली पढ़ेंगे और उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग, क्योंकि वहाँ पे नहीं उतना सोच पाएंगे। तो अब जब मैंने पेपर देखा, कंटेंट दिमाग में था, उसको जो है बड़े तरीके से लिखा, फ्लो चार्ट्स थे सारे। आई थिंक हर एग्जाम में 10-12 फ्लो चार्ट्स बना के आती थी, मेरा टाइम भी सारा रॉ मटेरियल, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीजें 3 बार करने से सिर्फ यही था मेरा जो भी था। बहुत अच्छा है सदफ। और मुझे ये भी लगता है सदफ, पीपल आर लिसनिंग टू अस और इतना आसान लग रहा होगा उनको कि यार ये शीट्स हैं आपके पास, पेपर दे रहे हैं वो, लेकिन आपने खुद इस जर्नी में इवॉल्व किया होगा। वो जो बनाते हैं तब नई चीजें खुलती हैं। कुछ लिंकेजेस बताइए, क्योंकि मेंस में काफी चीजों को इंटरलिंकिंग करनी होती है, तो वो इस प्रोसेस में मेरे ख्याल तो आ जाती हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ये इंटरलिंकिंग कैसे कर रहे थे आप? इंटरलिंकिंग और चाहिए या नहीं, मतलब जैसे टॉपिक्स में अक्रॉस टॉपिक्स इंटरलिंकिंग होता है, जैसे आप IR से जोड़ देंगी बिल्कुल, या उसी के और डायमेंशंस। ये मैं एग्जांपल देके थोड़ा समझा देती हूँ। अगर आप GS की बात कर रहे हैं तो हमारा इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन होता है, जो एक स्ट्रक्चर होता है। बॉडी मेरे नोट्स से आती थी हमेशा, और कंक्लूजन भी नोट्स से आता था, क्योंकि मैं पहले वो वे फॉरवर्ड वगैरह आप लिख लेते हो फ्लो चार्ट के थ्रू। इंट्रो में हमेशा मैं ये करती थी कि जो न्यूज में चल रहा है आप करंट से इंट्रो दीजिए, या किसी रिपोर्ट से इंट्रो दीजिए, जो रिपोर्ट आपके नोट्स में लिखी हुई है। तो एक ये चीज ना क्या हुआ कि डाटा आ गया, आपका जो है करंट अफेयर्स आ गए, आपके कंटेंट आ गया, जो आपको बताना है कि क्या हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग जो है आपकी। और जब सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो वो सब उसमें इंटरलिंक हो भी जाता है वैसे भी। तो GS में तो मैंने ये किया, करंट से इंटरलिंकेज स्टैटिक पार्ट की, जो मेरे खुद के नोट्स थे। अब मैंने पॉलिटिकल साइंस और IR में क्या किया, हमेशा एक पार्ट को दूसरे पार्ट से इंटरलिंक करना है। पेपर 1 को पेपर 2 पेपर 2 से। जैसे कि आपका पेपर 1 में आपके ये फिलोसफर किंग है, प्लेटो पढ़ते हैं हम उसमें, और वो फिलोसफर किंग का उनका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आता ही है, मोस्टली आ जाता है। तो उसमें आप करंट से उसको IR से इंटरलिंक कीजिए। जैसे ईरान में अयातुल्लाह खोमेनी, ही इज द आइडियल एग्जांपल ऑफ फिलोसफर किंग, उनको सब लोग फॉलो करते हैं। तो आपने ऐसे एग्जांपल दे दिया IR से। अब जैसे IR की बात कर रहे हैं, उससे पॉलिटिकल साइंस आप कैसे डालेंगे? जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना है, तो मैकियावेली को आप कह सकते हैं, कौटिल्य को यूज कर सकते हैं कि नेबर जो होता है वो एनिमी होता है, ये सारी चीजें जो हैं। तो आप ऐसे इंटरलिंकेजेस बनाइए अपना। और ये चीजें कब आती हैं? जब आप अच्छे से पहले आपने पढ़ लिया जो आपका सिलेबस है। उसके बाद मैं तो PSIR में भी ये करती थी कि शॉर्ट नोट्स उसके बना लिए थे मैंने, इतना डिटेल में नहीं, लेकिन जैसे जनरली क्या होता है, हमें कंसेप्ट आ रहा होता है क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ लिया है, पर हम स्कॉलर्स याद नहीं रख पाते, हम फैक्ट्स नहीं याद रख पाते। तो मेरा एंडीवर पॉलिटिकल साइंस में ये था कि हर टॉपिक का मेरे पास जो है 2-2 स्कॉलर्स लिखे हुए हैं। और जैसे स्कूल्स हो गए आपके, लिबरलिज्म में 3-4 स्कूल्स हैं, तो मैंने लिबरलिज्म लिखा, 4 स्कूल लिखे कौन कौन से हैं, उनके 2-2 स्कॉलर्स लिखे, उनके स्टेटमेंट लिखे, बस ये 1 पेज के नोट्स, की फिगर्स और उनके की कोटेशंस, कीवर्ड्स, की कोटेशंस। बहुत अच्छा, क्योंकि कंसेप्ट तो फिलोसफर किंग तो मुझे याद रहेगा, लेकिन मुझे ये नहीं याद रहेगा कि किसने उसको क्रिटिसिज्म किया था, तो वो कौन बंदा था, उसने क्या कहा था। और वही आंसर को एक नया डायमेंशन देता है। एग्जैक्टली। और जब कुछ करंट में हो रहा है उन 3 महीनों में, वो उसमें ऊपर रेड पेन से लिख दो, आप क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके 20-25 पेज के नोट्स मेरे इसके पॉलिटिकल साइंस के थे। ये मैं एग्जाम्स वाले दिन भी रिवाइज करके गई थी, बाकी मैंने कहीं रिवाइज नहीं किया था एग्जाम वाले दिन, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती। देखा कि आपने GS में तो पूरा का पूरा 150 पेजेस किए, PSIR
4 में, Compress ऑप्शनल में किया। आप कंप्रेस होगा और ऐसी चीजें जो वर्थ मेमोराइजिंग है, हाँ, विच विल that- गो एंड ऐड वैल्यू टू योर एग्जैक्टली सर, कीवर्ड्स और जो कीवर्ड कॉन्सेप्ट तो आपके पास थे, तो बहुत कंसेप्ट अच्छे। थे ही पहले से ही। बिल्कुल, और जब आपको ये चीजें याद रहती है तो आप उस टाइम एग्जाम में नहीं सोचते हो, लेकिन आप लिंक फिर कर पाते हो, क्योंकि टाइम होता है बिल्कुल, लिंकेज बिल्कुल, करने का, या बिल्कुल, सोचते हैं कि मैं क्या डालूं इस जगह पे। बहुत अच्छा, बहुत तो ऐसे करके आपको बहुत स्ट्रीमलाइन चीजें करनी है। और ऐसे का भी शायद हम बात कर रहे थे। हाँ, मैं इसमें 2 चीज पूछना चाहता हूँ। ऑप्शनल को मैं एक सेपरेट भी रखना ठीक चाहता हूँ है। कि ऑप्शनल में PSIR के लिए क्या बुक्स और क्या, क्योंकि आपने खुद से ही पढ़ाई की है, तो क्या सोर्सेज होंगे, थोड़ा सा सोर्स लिस्ट बता दें मुझे। सर 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 आपका पॉलिटिकल साइंस जैसे हो गया है हमारा, तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड्रयू हेवुड की बुक्स आती हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। काफ़ी लोग ओपी गौबा करते हैं, मैंने नहीं की थी, और आई फाउंड एंड्रयू हेवुड क्वाइट गुड, बट वो थोड़ा पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, ओपी गौबा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आता है उसके लिए ब्रायन नेल्सन की बुक आती है, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए सिमिलरली VR मेहता सर की बुक आती आपने है। ये बुक्स पढ़ी और ये 4 कितनी बार पढ़ ली? सर ये बुक्स तो इसके अलावा मैं नोट्स भी लिए थे। शुभ्रा मैम मार्केट में बड़ी मोनोपोली है उनके पॉलिटिकल साइंस मार्केट में, अगर मैम देख रही हूँ तो मैम का ये रहता है कि उनके नोट्स मैंने लिए थे और इन बुक्स से इंटीग्रेट कर दिया था, क्योंकि वो ये जो बुक्स है यूपीएससी के तरीके से नहीं है। हाँ, ये वो तो नोट्स यूपीएससी के तरीके से हैं। तो आप बिल्कुल। क्या करेंगे, आप दोनों को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका पूरा लगभग कवर हो जाता है। तो कुछ वो ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि सब लोग वो नोट्स पढ़ के जा रहे हैं, सब लोग वो लिख के आ रहे हैं, आप कुछ हाँ, अलग बिल्कुल, लिख के अगर आ आप रहे हैं। सेम ही लिख देंगे तो मैं तो कहूँगा बहुत से बच्चे उन्हीं नोट्स को लिख रहे हैं, उन्हीं they are नोट्स not को लिख getting रहे the हैं। results। एग्जैक्टली। और शायद ना टीचर की इंटेंशन है कि इसको मैकेनिकली जाकर लिखाना। हाँ, तो यही चीज़ है कि आप न्यूज़ से पढ़ के कुछ नोट्स में लिख रहे हैं, या किसी की स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के उन नोट्स में लिख रहे हैं, वो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, तो एक्स्ट्रा माइल तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज़ टीचर्स भी क्लास में बहुत क्लियर कहते हैं, भाई मिक्स करो, हाँ, अपना दिमाग लगाओ। मैं तो exactly, आपको दे वो ही तो रहा हूँ fodder अपने material नोट्स, है। बट हाँ, बिल्कुल उसके आगे बढ़ना तो चाहिए। मेरा साथ में इंडियन पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत तो हमने बात की थी, ये मेरा पेपर 1 था। पेपर 2 बहुत डायनेमिक होता है, उसमें आपका 50% तो न्यूज़पेपर ही रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल आपने रिलेशंस में सब्जेक्ट क्या भी ऐसा आएगा। लिया है जिसमें न्यूज़पेपर में आपकी रुचि भी है, तो बहुत हाँ, अच्छा सर। वो। तो ये था। उसके अलावा दिस अ वेरी ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय बेल्स एंड स्मिथ, वो मैंने रेफर की थी। उसमें काफी सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कोल्ड वॉर, मतलब काफी टॉपिक्स वो कवर कर रही थी। अब कुछ टॉपिक्स थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो नहीं थे, मतलब या मुझे लगा था कम है मैम के नोट्स में भी या उन सब चीजों में। वो मैंने इग्नू का जो MA मटेरियल आता है, ज्यादा टॉपिक नहीं थे, आई थिंक 10-12 टॉपिक्स होंगे। सिलेक्टिव होकर आपने सेलेक्टिव ढूंढ होके लिए। MA इग्नू मटेरियल से वो टॉपिक्स कर लिए थे। तो ऐसे करके मेरा रिसोर्स लिस्ट बहुत ज़्यादा 8-10 बुक ही होंगी सब मिला के, ये जितना भी हुआ है। और एक बार जब मैंने पढ़ लिया और अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर लिया, तो फिर मैंने वो नोट्स को ही रखा सोर्स। ऐसे नहीं रखा कि बुक्स को अलग से पढ़ना है, नोट्स को अलग से पढ़ना है। जो बुक्स में से था वो स्टिकी नोट्स पे लिख के नोट्स में पेस्ट कर लिया। ऐसे क्या होता है, आपका जो सिलेबस होता है, जो पढ़ना है आपको बुक्स हैं, वो बड़ी कंसोलिडेटेड हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगर बिखरा के रखोगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, या आपको लगेगा टाइम नहीं है, इसको छोड़ ही देते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत गलत पार्ट है। तो कंसोलिडेट करके रखिए, इंटीग्रेट करके रखिए, और उसको उसी तरीके से पढ़ते जाइए। अच्छा, पेपर 2 में पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कुछ थिंकर्स पेपर 1 में कर लिए, कीवर्ड्स कर लिए, तो पेपर 2 के लिए भी कुछ आपने किया था ऐसा? पेपर 2 के लिए मैंने ये किया था कि जो स्कॉलर्स थे, पहली बात तो वो तो पेपर 2 में भी तो काफी इंपॉर्टेंट है, करेंगे। तो वो मैंने स्कॉलर्स मैंने वो भी लिए, साथ में जो जैसे सुहासिनी हैदर हैं, हैप्पी मून जैकब हैं, ये लोग न्यूज़पेपर में डेली लिखते हैं। तो इन लोगों के जो मुझे कोई कोटेशन लगती थी कि बहुत ही अच्छी लाइन लिखती है एडिटोरियल में, तो मैंने ऐसे जो मेजर हमारे टॉपिक्स है ना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, तो उनका जो पेजेस बनाए थे जो नोट्स के, उसमें उनकी वो कोट लिख लिया करते थे। तो ऐसे करके हर टॉपिक पे 5-6 कोट्स थी। एग्जाम में आया तो तुम बढ़िया कोट कहीं पे फिट करके आ सकते हो। थोड़ा डाटा लिख लो, ट्रेड कितना है, डिफेंस डील हो रही है तो कितनी, क्या मतलब क्या चल रहा है, जो आप जीएस में भी कर रही थी कि यार वो चीज प्रभावी करता है। हाँ, जो फाउंडेशन है वो तो मैम के नोट्स में चलो थी, उन्होंने बता दिया कि हमारे रिलेशनशिप यहाँ से शुरू हुए थे और हम आज यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन तुम अपनी तरफ से क्या डाल रहे हो एक्स्ट्रा, तुम क्या थॉटफुल साउंड करने के लिए क्या कर रहे हो, तो दैट कम्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, द एडिटोरियल पार्ट। परफेक्ट। और अब हम आते हैं एसे पर। यस सर। ऑफन मैं कहूँगा दिस इज समथिंग अंडररेटेड, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट्स में ऐसे के मार्क्स बहुत अच्छा रैंक डिसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर गेटिंग गुड मार्क्स। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? सर एसए के लिए एक बहुत ही आई थिंक काफ़ी फॉलो करते हैं लोग इस स्ट्रेटेजी को, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि दे आर 40-50 की थीम्स। 40 होते होंगे, 50 भी नहीं, 40 ही बहुत है।
हेल्थ, एजुकेशन, नेशनलिज्म हो गया, इन पे हमेशा ये थीम सेम रहती हैं, जो उनको पुट अप करने का तरीका होता है वो बदल जाता है। तो मैंने इन 40-50 की थीम्स को तैयार किया, एक डायरी ली, उसमें मतलब लिखा कि अच्छा ठीक है वो सेम जीएस वाला अप्रोच, लेकिन ऐसे क्योंकि बड़ा होता है तो थोड़ा आपको जो है जाना पड़ेगा डेप्थ में। हाँ, क्योंकि अराउंड 1100 वर्ड्स वो कहते हैं, तो आपको हाँ तो उसमें डायमेंशंस तो देने हैं। हाँ जी सर, ऐसे में मैं क्या करती थी कि जैसे एग्जाम्पल्स इंक्लूड कीजिए कि हेल्थ अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो बाकी कंट्रीज में कैसे है, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फिनलैंड में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है बड़ा अच्छा सिस्टम है तो वो क्या कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स डालिए, साथ में कोई एनेक्डोट्स है अपनी लाइफ से वो डाल दीजिए उस टॉपिक पे अगर आपको याद आ रहा है। पर्सनल भी डालते हैं सर, बिल्कुल सब लोग डालते हैं, एक्चुअली क्रिएट्स क्वाइट अ गुड इंप्रेशन, अगर यूनिकनेस भी देता है, यूनिकनेस देता है, क्योंकि ऐसे ऐसा है कि जो आपका एग्जामिनर है, आप पहली बात तो ये समझिए कि इतना सिंपल इतना ल्यूसिड लिखना है कि एग्जामिनर अगर 10th क्लास का बच्चा भी है उसको समझ में आ रहा है वो सारी बातें। जनरली चेक करने वाले लोग कॉलेज के प्रोफेसर्स ही होते हैं, अगर आप बाहर टेक्निकल चले जाएंगे, मुझे लगता है मैंने यहाँ पे गलती की, मतलब मेरे 130 मार्क्स थे एससी में, बट आई बिलीव कि मैंने आई पिक्ड अप एन एस्से व्हिच वाज ऑन पेट्रियार्की, और मैंने पॉलिटिकल साइंस का एकदम बहुत ही अच्छा टेक्निकल तो बनाया नहीं था अपने हिसाब से, लेकिन आई फील कि वो हो गया, अपना एक बैकग्राउंड दिख जाता है एग्जैक्टली, तो जो कि छुपाना चाहिए, एक जनरल जो छुपाना चाहिए, बिकॉज दे यू माइट फील, मैं तो बाहर के लगा था कि पता नहीं मैंने क्या ही एस्से लिख दिया है, क्या रे इतना बढ़िया, गुड एस्से कंसील्स योर बैकग्राउंड, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि आप पॉलिटिकल साइंस के तो ये चीज जरूरी है कि आप अपना 10th क्लास का बच्चा समझ के उसको जितना एग्जांपल दे रहे हैं उतना एस्से को ब्रॉड थीम्स में सोशल, पॉलिटिकल, या जैसे भी लग रहा है, या इंडिविजुअल, कंट्री, नेशनल, इंटरनेशनल, ऐसे जैसे भी आपको लग रहा है उस तरीके से एक्सपेंड कीजिए, पहले सोची हुई है अलग-अलग हायरार्की में, उसको आप एक्सपेंड कीजिए, उसको एग्जांपल दीजिए, उसमें जो डाटा डालना है जो भी करना है आप कीजिए, और उसको बार बार उसी थीम से रिट्रेट करते रहिए जिसपे आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे नहीं कि इधर निकल गए हैं, तो ये चीज डायरेक्शन नहीं लूज करनी, उसको बार बार रिट्रेट करते रहना है। और एक चीज जो आई फील विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बाद में रियलाइज की बट मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ, वो ये कि टॉपिक सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। एक तो चीज़ होगी कि आप देखो कि आपको क्या टॉपिक आता है, विच इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, पर आप एक ये देखो कि टॉपिक जो है वो ऐसा है थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि एक होता है नेगेटिव टॉपिक्स, एक होते हैं पॉजिटिव टॉपिक्स। पेट्रियार्की जो था, पेट्रियार्की थोड़ा नेगेटिव टॉपिक था, मतलब आई नो कि ठीक है, मतलब इन द सेंस कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और मैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्गली रिलेट करती भी हूँ उस चीज़ से, बट उसमें आप किसी एक चीज़ की बुराई करोगे डेफिनेटली, वो उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे है, और वो हो सकता है 60 ईयर्स का कोई इंसान वैसा हो जो ऐसे बैकग्राउंड से आया, जो उतना इवॉल्व नहीं हुआ हो, जितना वोक नहीं हो, जितना आप ऐसे में लिख के आ रहे हो, उसको नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा टॉपिक लीजिए कि अच्छा यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे बड़ा फील गुड सा फैक्टर है, IR का कोई टॉपिक है। तो अगर आपको उदाहरण अगर मैं दूँ तो 2 टॉपिक अगर सिलेक्ट करने हो, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, हाँ, और दूसरा है व्हाट हैव वी नॉट लर्नड सिंस इंडिपेंडेंस। एग्जैक्टली, ऑलवेज पिक इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। तो पॉजिटिव में बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, उसको आप पॉजिटिव भी लगता है, आप कंक्लूड भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बच्चों को थोड़ा मतलब ना, अगर उनका प्रिपरेशन और उनका ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटीग्रेट, प्रैक्टिकल एडवाइस दे रही है कि जो देने में, भाई आप तो लिख के आई हैं, आप थ्योरी नहीं बता रही लोगों को, आपको लिखते हुए अनुभव हुआ कि यार ये मैं थोड़ा नेगेटिव हो जाना पड़ रहा है, मैं खुद ही उतनी पावरफुल मीन एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है वो पेपर पे आएंगी और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सुनने में इतना खराब नहीं लगता, बट जब आप नेगेटिव चीजें लिखते हैं तो बहुत खराब लगता है पढ़ने में दूसरे इंसान को, तो वो थोड़ी चीजें हैं। नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये ऐसे के लिए। अच्छा, एक और लास्ट चीज ऐसे पे लेना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट सोर्सेस के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि नहीं भागना पड़ेगा अगर आपकी तैयारी एक होलिस्टिक है। आपके इस पे व्यूज क्या है? What should be the sources for preparation and ideally ऐसे की तैयारी, क्योंकि प्रीलिम्स तक तो ज़्यादा नहीं करते हैं, तो कैसे उसे इंटीग्रेट करें कि समय भी ना लगे, स्मार्टली वी आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो, एंड हमारे सोर्सेज भी हो जाए। सर आई थिंक ना ऑप्शनल और जो ऐसे हैं वो बहुत ही कंपैरेबल हैं, तो आप ट्राई करें कि पहले प्रीलिम्स से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो उतना वो टाइम गया जब आप एसए को इतना बैक बर्नर पे पुट कर सकते थे, क्योंकि हमने देखा कि जीएस के स्कोर्स कम होते जा रहे हैं, ओवर टाइम कम होते जा रहे हैं, और एसए के स्कोर कांस्टेंट हैं, तो वहाँ पे आप काफ़ी मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही कम मेहनत से। तो सिर्फ 30-40 टॉपिक प्रिपेयर करके आप 250 नंबर, और कहाँ आप 2-3 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं पूरे के पूरे 250 नंबर के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा एक वाइड डिफरेंस है। तो मैंने तो ये किया था कि पहले ही वो इंटरनेट से, जनरली मेरा जो था मीडियम वो इंटरनेट ही था कि ये डाटा चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, कंपैरिजन चाहिए। बाकी मैं एक काम ये भी करती थी, हाँ, रिवर्स लर्निंग यू कैन ऑल्सो डू, कि जो टॉपर्स की कॉपीज पड़ी होती हैं डिफरेंट पोर्टल्स पे, आपके कोचिंग वाले पोर्टल्स पे भी फ्रीली डाउनलोडेबल होती हैं, काफ़ी वेबसाइट्स पे, उनके अपने ब्लॉग्स पे भी होती हैं, हैव अ लुक एट देम।
क्योंकि एक तो आपको राइटिंग स्टाइल समझ में आएगा कि अच्छा इसने बहुत ही फ्लुएंसी के साथ कैसे थीम्स रिट्रीट करनी है, कैसे लिंकेजेस करने हैं बिटवीन पैराग्राफ्स, तो वो सब चीज़ें। दूसरी बात ये कि काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे एजुकेशन को एग्जांपल एक बार मिल गया 10 जगह यूज़ करो, उसको क्या दिक्कत है। साथ में अपने जीएस के एग्जांपल इंटीग्रेट कर दो। इसमें एक नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिसेस करके एक वो रिपोर्ट भी है, छोटी सी रिपोर्ट है, उसको कहा है अपने। हाँ, वो छोटी सी रिपोर्ट है, उसमें 20 एग्जांपल्स उन्होंने दिए हुए हैं। पूरी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप बस खाली देखो कि क्या क्या हो रहा है, कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन में उसमें से कुछ भी एक चीज़ देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स वहाँ से आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्योंकि जब आपको पता होंगी तो आप ऐसे में सब लिखोगे, वो मतलब एक होता है थियोरेटिकल नॉलेज होना, एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज होना। तो ये लिख के आओगे कि गवर्नमेंट ये स्कीम रन कर रही है तो वो जीएस लगेगा, वो ऐसे नहीं लगेगा। और ये लिख के आओगे कि एक कॉलेज था, उसमें लड़कियां ऐसे कर रही थी, अर्न एंड लर्न स्कीम चल रही थी, इसकी वजह से उनके पेरेंट्स उनको भेज भी रहे थे, तो वो चीज़ बहुत अच्छा एग्जाम्पल की तरह काम आती है। इंटीग्रेट कर लिया उसे, इंटीग्रेट कर लिया है। तो जस्ट गो बाय इंटरनेट और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, आई थिंक द कंटेंट वुड बी सफाइस। तो कंटेंट का डर निकल गया। अब आई वुड वांट टू गो टू द फाइनल स्टेज, that is the interview. So when you got the call for interview, so how was the feeling? It was good actually. I feel final results से ज़्यादा अच्छा feeling जो था वो interview call का था, because a lot of खुशी तो होती है, साथ में a lot of new beginnings, possibilities opening up कि अच्छा इंटरव्यू होगा। बचपन से देखते हैं ना वो ऐसे न्यूज़ उसमें, मूवीज में, टीवी शोज में, यूपीएससी का इंटरव्यू है। I was very excited about it. I don't know why, but I was. So उसका भी प्रेशर भी आता है, बिकॉज यू रीच द लास्ट स्टेज एंड यू ऑल्सो फील कि यार ये नहीं छूटना चाहिए। यस, एंड आई थिंक दीज डेज इंटरव्यू स्कोर हैज बिकम वेरी डिसाइसिव। आपका क्या स्कोर रहा इंटरव्यू में? सर माय स्कोर वाज 206. Oh, 206 is a very very good score. I'm sure you left a very amazing impression on the board. Thank you sir. तो मुझे बताएं कि how did you prepare during that time for interview, and then we will ask about your experience and what all the interview was like. सर आई थिंक मैंने काफ़ी तैयारी की थी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बताया मैं बहुत एक्साइटेड थी। और मेरा इंटरव्यू पोस्टपोन सभी का हमारे बैच में पोस्टपोन हो गया था, तो तैयारी पहले ही हो गई थी। फिर लगा अब क्या किया जाए ज़िंदगी के साथ, तो और तैयारी कर लेते हैं, तो वो ऐसे चल रहा था। बट हाँ, मेजरली 2 स्ट्रेंथ्स थे मेरी तैयारी के। पहला ये कि डेफ पे एक बहुत फोकस करना ज़रूरी है। जो आपने डेफ में आपका जो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका बायोडाटा होता है एक तरीके से जी, तो उसमें जो आपका कीवर्ड्स जितने भी हैं, जैसे मैं अमरोहा से आती हूँ, मेरे पेरेंट्स जो है रुड़की से आते हैं, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट था, कुंभ मेला चल रहा था, तो वो सब चीज़ें आपको अपने डेफ के कीवर्ड्स सारे पता होने चाहिए। क्योंकि कोई क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं आता है, आप बोल सकते नहीं आता है, अपने ही बारे में नहीं पता है, तो इट थ्रोज अ वेरी बैड इंप्रेशन कि अच्छा अनअवेयर हो, माइंडफुल ही नहीं हो चीज़ों से। तो जितने भी डेफ के कीवर्ड्स थे, पहले तो विकिपीडिया खोल के सबको बढ़िया एकदम से गूगल करके लिखा, नोट्स बनाए कि ये तो बिल्कुल सही होने ही होने हैं। उसके बाद क्या किया, दूसरा स्ट्रेंड जो था वो ये था, जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट का कंपाइलेशन हम लोगों को मिल जाता है, काफ़ी कोचिंग्स देती हैं, मार्केट में मिलता है, बिल्कुल अवेलेबल है। आई सेट विद माई डेफ और मैंने मैप किया उस 400 ट्रांसक्रिप्ट थी लगभग, तो मैंने मैप किया कि कौन कौन से मेरे से मैच कर रहे हैं। जैसे मैं लिटरेरी डिबेटिंग सोसाइटी में थी, तो जो बच्चे डिबेट करते हैं उनके क्वेश्चंस कहाँ मैच कर रहे हैं, मेरी हॉबीज़ ट्रैवलिंग है वो कहाँ मैच कर रही हैं, विमेंस इशूज़, माइनॉरिटी इशूज़, जो मुझे पता था कि प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, तो वो मैंने सारे लिखे एक A4 शीट पे अगेन, और उनका जो है उसके बाद आई थिंक आई हैड सम 600 क्वेश्चंस जो जनरली कोचिंग्स आपको डेफ का क्वेश्चनर बना के देती हैं, जो कि बहुत ही जेनरिक होता है। मैंने अपना खुद ही क्वेश्चनर प्रिपेयर किया, कस्टमाइज किया मैंने, हाँ एग्जैक्टली। तो आई वाज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी वैसे करके खुद से अपना क्वेश्चनर बनाया। अब उन क्वेश्चन के साथ मैं डेली बैठती थी, दिन में आधा घंटा करके, और सोचती थी कि मेरे से अगर ये पूछा जाएगा तो मैं क्या आंसर करूँगी। जी, एक और चीज़ पूछनी है। आई हैव रियलाइज कि इंटरव्यू इज ऑल्सो a beautiful stage of self exploration. आप अपने को पहचानते कि अच्छा मुझसे अगर ये पूछा, तो how was that? I totally agree with you sir. उसमें तो यही था कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनमें मैं ऐसे, मुझे लगता था मैं बहुत थॉटफुल हूँ, बट मैं नहीं थी। अच्छा। जब मैं वो देखी तो मुझे लगता अच्छा इस पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो और ठीक है, अब जब ध्यान चला गया है तो मैं क्या सोचती हूँ, तो मेरी थॉट में क्या, मैं तो अपने आप को बहुत ना ओवर एनालाइज करने लग जाती थी ना, बिल्कुल जैसे एनलाइटनिंग जर्नी मैं कह सकती हूँ।
तो ये चीज़ कि अच्छा इसको प्रेजेंट कैसे कर सकती हूँ जो मैं सोचती हूँ, या अपने थॉट में कोई अगर मुझे फ्लॉ दिख रहा है तो मुझे ये इम्प्रूव करना है अपने अंदर, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने सबके आंसर्स प्रिपेयर किए। टाइम बहुत था हमारे पास तो हम बढ़िया कर रहे थे। चलिए, तो तैयारी तो ये हो गई। हाँ, अब तैयारी होकर आप यूपीएससी, अगर थोड़ा रिकॉल, इफ यू कैन रिकलेक्ट दैट डे व्हेन यू रीच्ड ओवर देयर, नर्वस थे, अकेले गए थे या पेरेंट्स में कोई आया था? माय यंगर सिस्टर, शी ऑलवेज अकम्पनीज टू एवरीवेयर। पेरेंट्स थोड़ा पैनिक क्रिएट कर देते हैं तो उनको मैं लेके नहीं जाती हूँ, तो शी डज। If you can recall something from the day of the interview. No, it's my only interview, तो मेरे लिए तो बहुत ही मेमोरेबल था। Okay. हम लोग, मेरा 14 सितंबर को था सेकंड शिफ्ट में, तो हम लोग वहाँ पहुँचे टाइम से पहले। उससे पहले मैंने मॉक्स दिए थे, मुझे सही फीडबैक मिला था, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ अच्छे से हो जाना चाहिए। बट आई डोंट नो वाई, कुछ ना कुछ तो गलत होता है। तो इंटरव्यू वाले दिन आई वॉज वेयरिंग अ सूट, नॉर्मल पीपल डू वेयर साड़ीज, हाँ आई वॉज वेयरिंग अ सूट, उसका दुपट्टा ही नहीं सेट हो रहा था। मैं आई वॉज पैनिकिंग सो मच कि क्या हो रहा है, 1 मिनट में होने वाली चीज़ क्यों नहीं हो रही है। 15-20 मिनट से टुकस, और थोड़ा हम मतलब पहुँचे तो मेरे हिसाब से हम लेट पहुँचे थे, वैसे तो हम टाइम से पहले ही पहुँच गए थे, बट ठीक है, मुझे लगा कोई बात नहीं। ऐसे आई फील वो ही एक हिकअप था पूरे दिन में, उसके बाद तो एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ। इन द बोर्ड नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ये बाहर प्रिपरेशन, ये बाहर का था सब जो भी था। Once you entered the board, किनका बोर्ड था? मनोज सोनी सर। Once I entered UPSC, I discovered कि मैं सेकंड लास्ट कैंडिडेट हूँ और मुझे पूरे दिन वेट करना है वहाँ बैठ के। तो एनर्जी भी रखनी है शाम तक, that's the biggest issue। मुझे तो लगा था कपड़ों की क्रीज नहीं खराब होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप उठ रहे हो, चल रहे हो, ये कर रहे हो, इट्स अ वेरी कॉन्शियस थिंग ना। तो उसके बाद ये था कि बहुत ही ट्रिवियल, मैं फ़ोन नहीं होता है आपके पास, तो यू जस्ट ऑब्जर्व पीपल अराउंड यू, ऑब्जर्व द सराउंडिंग, लोग क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, यू आर वेरी माइंडफुल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अपने आप को एनर्जाइज भी रखना होता है। उसके बाद मनोज सोनी सर का बोर्ड था, तो मेरे एक फ्रेंड का इंटरव्यू मेरे से पिछले हफ्ते में हो चुका था, उसका सेम बोर्ड था, उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे बोर्ड है मतलब सर का। तो जब मुझे पता चला मनोज सोनी सर है तो मैं तो खुश हो गई, मुझे लगा अच्छा ये तो मैं फेमिलियर हूँ इससे ना, एक आई थिंक स्टार्स अलाइनिंग वाली चीज भी होती है, दैट थिंग ना, somebody has already seen there, तो आपको पता है। हाँ, तो ठीक है, आई वेंट देयर। बट डर तो फिर भी लग रहा होगा, मतलब was there fear? शुरू में नहीं, जब जा रही थी तो लग रहा था मनोज सोनी सर का, दिमाग में ऐसे कैलकुलेशन चल रही है कि फ्रेंड ने ये बताया था, एक बंदा बहुत ही क्रिटिकल भी था उनमें से, उसने ऐसा बताया था, अच्छा ऐसा तो नहीं होगा, ये सब चल रहा था। उस जो भी बंदा था उसने मेरे को वहाँ ले जाके बिठा दिया बाहर, आई वॉज वेटिंग। तब मैंने देखा यूपीएससी की ओरिजिनल बिल्डिंग कैसी होती है। सो माई कॉलेज NIT जालंधर, वी हैड द सेम बिल्डिंग, जो एडमिन ब्लॉक था, एकदम ऐसे गोल बिल्डिंग बोलते थे हम उसको, बीच में से लॉन था, तो इट वॉज लाइक बहुत ही वार्म, बड़ा अच्छा सा दिन था, सितंबर का, शाम हो गई थी, बढ़िया मौसम हो रहा था। तो मुझे लगा कि अच्छा किस बात का डर है, मतलब किस बात का डर से मेरा मतलब ये कि ये जो लोग अंदर बैठे हैं, ये आपसे मिलने के लिए बैठे हैं, ये आपके वेट में बैठे हैं, आपने इतना 2 साल जर्नी करके, यू हैव अर्न द प्रिविलेज टू बी देयर फॉर दोस 30 मिनट्स ऑफ देयर टाइम, योर टाइम ऑल्सो। सो आई थिंक वो फियर नहीं था, इट जस्ट मेल्टेड अवे, इट वॉज वेरी, हाँ आई डोंट नो कि अंदर से कॉन्फिडेंस था या क्या था, बट हाँ कोई फियर नहीं था, आई जस्ट एंटर्ड। एंड आई थिंक दैट ऑल्सो टेल्स अस कि आपकी प्रिपरेशन इतनी राउंडेड हाँ, थी, ये भी चीज कि आपके लिए यू कुड सी दैट आई एम रीचिंग द लॉजिकल एंड टू दिस, ये तो मैंने अर्न किया है, एग्जैक्टली, यहाँ तो आना ही था। हाँ, समथिंग कि तो मैं कब से प्रिपेयर कर रही हूँ इस इंटरव्यू, बच्चे से डे ड्रीम करते हैं ना इंटरव्यू में, ये बताएंगे और ये बताएंगे, तो दैट वाज द मोमेंट फॉर मी। ग्रेट। तो मैं अंदर गई और सोनी सर, द एंटायर बोर्ड वाज सो वेरी कॉर्डियल। ओके। सोनी सर स्टार्टेड विद वो कि मैंने सूट पहना हुआ था, ही वाज लाइक इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री, वी हैव डिफरेंट कल्चर्स, ये वो, टेल अस समथिंग अबाउट अमरोहा's कल्चर। सो आई टोल्ड हिम कि ढोलक इंडस्ट्री इज वेरी फेमस, सो इट वाज वेरी कैंडिड कि आपको ढोलक बजानी आती है, आपने ये आपका कमाल अमरोही की मूवीज देखी है कि नहीं देखी है, तो इट वाज वेरी एकदम नॉर्मल ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। उसके बाद देवर 2 लेडी मेंबर्स, वन ऑफ देम एक्सप्लोर्ड मेरा जो ट्रैवलिंग वाला पार्ट था कि अच्छा आपने कहाँ ट्रैवल किया है, क्या विमेन इशू फेस करती हैं ट्रैवलिंग के टाइम, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पूरा हॉबी के ऊपर। एक दूसरी जो मैम थी, आई थिंक उन्होंने करंट अफेयर्स से कुछ पूछा जो जनरल चल रहा था कि एथिकल इशूज़ इन एडवर्टाइजमेंट, उसके अलावा जो बुक्स, एक रीडिंग भी मेरी हॉबी थी, तो बुक्स आजकल मार्केट में ऐसे बिकती रहती हैं सेकेंड हैंड बुक्स, क्या हम इतना नीचे गिर गए सोसाइटी में कि कोई वैल्यू नहीं है, ये सारी चीज़ें, ऐसे नॉर्मल डिस्कशन। उसके बाद there was 2 gentlemen. Any tricky question which really caught you? There was only one question I could not answer, which was कि आप 6th क्लास का बच्चा है कोई, उसको केमिकल इंजीनियरिंग में आने से कैसे इंस्पायर करोगे। आई वॉज लाइक मैम बहुत लंबा छोड़ी है, मैं तो नहीं कर सकती, तो याद नहीं था मुझे वो चीज़, सो आई रियली सेड सॉरी कि नहीं मुझे ये चीज़ याद नहीं है।
तो मुझे लगा था केमिकल इंजीनियरिंग से एक ही क्वेश्चन आया, वही मैं बता नहीं पाई। आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ, बट आई थिंक ठीक है, आई वाज बीइंग ऑनेस्ट, मुझे नहीं याद आया था उस पॉइंट ऑफ टाइम So पे। whenever you felt कि भाई ये नहीं आता, you were हाँ, हाँ। candidly you said कि I am sorry. हाँ, So I that's was the prepared board for is accepting and everything. Exactly. The board accepts even if you say apologize for 10 to Yes. 12 times. It is perfectly fine. People have been scoring really good marks after apologizing so much. So I was very clear जो नहीं आता होगा So do वो you remember any question which you answered and you really felt so proud कि यार ये मुझे बोलने का मौका मिला and I really said this, you were happy, ऐसा कुछ? 2-3 इंसिडेंट्स। पहले में तो जब वो मुझे पूछ रहे थे कि इंडिया में वुमेन के लिए ट्रैवलिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आई टोल्ड देम हाउ इन यूरोपियन कंट्रीज देयर इज दिस नीचे सेगमेंट ऑफ वुमेन ट्रैवलर्स, जैसे कि मतलब वो उनका अलग पैकेजेस होते हैं, अलग होटल्स होते हैं। वी ऑल्सो हैव दिस इन IRCTC एल्गोरिथम। अगर आप देखें विमेन अगर ट्रैवलर सिंगल ट्रैवलर है तो उनको ऐसी सीट दी जाती है जो बाकी लड़के नहीं होते हैं या सिंगल वो नहीं होते हैं, तो वी कैन यूज दिस इन होटल रिजर्वेशंस ऑल्सो। तो ऐसे करके शी वाज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस थिंग। देन 2 जेंटलमैन यहाँ ऑन आपका सर्च, डेटा एनालिटिक्स वाला काम आ गया। हाँ कह सकते हैं। तो उसके बाद जो 2 जेंटलमैन थे उनमें से एक सर थोड़ा वो आई थिंक स्ट्रेस इंटरव्यू ले रहे थे, तो ही आस्क्ड मी अबाउट सार्क रिवाइटलाइज करना चाहिए कि नहीं, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें, एंड ही वाज परपेचुअली डिससेटिस्फाइड। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ हिज, और ही वुड जस्ट लुक दिस वे, बट आई वाज आल्सो लुकिंग एट अदर मेंबर्स, एवरीवन वाज नोडिंग। तो मुझे लगा था कि कोई नहीं स्ट्रेस इंटरव्यू चल रहा है तो ये तो चलता ही रहता है ऐसे करके। द अदर हाई पॉइंट आई फील वॉज जो क्लास मेंबर बचे थे, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम जालंधर एंड आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम जालंधर। Yes. So he told me in the middle of the interview कि सदफ I am very impressed with your confidence, with the way you speak with your experience। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे लगा कि अच्छा इंटरव्यू तो अच्छा हो गया, क्योंकि इंटरव्यू में फीडबैक मिल रहा है आपको। हाँ, तो वो चीज़ थी। उसके बाद ऐसा पूरा लगभग अच्छा चला। उन्होंने मेरे से बोला स्पेशली फिर कि आप इन्हें जब बैंक के साथ आप काम कर रहे थे, हाउ डिड यू एडजस्ट विद द US कल्चर, बिकॉज एंड ही रिमार्क्ड स्पेसिफिकली, सोनी सर, आई एम ट्राइंग टू गॉज हाउ फिट you are for this IFS, Indian Foreign Services। yes. तो मुझे फिर लगा कि अच्छा, they are not there to throw you out, they are there to take you in, they are gauging your expertise for IFS ना। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे एलिमिनेट करने के लिए बैठे हैं, बच्चों को लगता है कि इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। they are there to select you। तो ये इंटरव्यू खत्म हुआ, आई केम आउट में मेरी बहन वेट कर रही थी, तो शी वॉज लाइक कि कैसा हुआ। तो द सेम थिंग आई टोल्ड हर कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आई एम हैप्पी डेफिनेटली, बट आई फेल्ट आई डिड माई बेस्ट। इट कुड नॉट हैव गॉन बेटर, आई कुड नॉट हैव डन एनीथिंग ज़्यादा करके। कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में, अब होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। दिस वॉज माई एग्जैक्ट वर्ड्स कि ठीक है अब देखा जाएगा। एंड देन इवेंचुअली रिजल्ट्स केम आउट, आई गॉट 206 मार्क्स। एवरीवन वाज शॉक्ड एक्चुअली कि इतने नंबर कैसे मिल गए हैं। I'm so very clear, talking to you for this short duration. I think you going into foreign services is just the right package. So you are very kind. Because I feel, like foreign services में when you're representing the country, तो आप पॉलिटिकल साइंस आपका बैकग्राउंड है, अगर आपको पॉलिटिकल विंग में भेजते हैं, यू कैन मैनेज दोज अफेयर्स। आई थिंक बैंकिंग में रहे हैं तो इकोनॉमिक अफेयर्स भी आपको इकोनॉमिक विंग में डाला जा सकता है। आप अमरोहा से हैं, उत्तर प्रदेश के एक बेल्ट को आप बिलोंग करते हैं विच इज़ कल्चरली वेरी रिच। तो अगर इंडिया के कल्चर को भी कहीं पे वो करना है तो दैट्स देयर। तो एंड आई थिंक वेरी पेशेंट, आप इतने मतलब जेन्युइनली पेशेंटली आप सब चीज़ कर रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी में आई एम रियली लुकिंग एट अ वेरी राउंडेड डिप्लोमेट कमिंग इन। सो आई थिंक आवर सर्विसेज आर ब्लेस्ड टू हैव यू। आई ऑलवेज रिमेंबर, इतना सारा आपने मेरे लिए बोला, थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल, आपसे बात करके आई रियली फेल्ट a person very very suited, appropriate for Indian foreign services. Thank you sir, thank you so much. So thank you Sadaf for such a candid discussion and a very elaborate discussion on your strategy. Thank you sir. I am very sure हमारे जितने भी listeners जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपकी strategy पर काम करें और विद द सेम कन्विक्शन विच यू हैड, तो कम से कम 10% लोग तो टॉप रिजल्ट्स में आने वाले हैं। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग टॉप रिजल्ट्स में आएगा। थोड़ा भी मैं हेल्प कर पाई, इट वुड बी रियली एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी आल्सो टू हेल्प अदर्स। नहीं, इट्स सो जेनरस ऑफ यू कि आपने ये इन बच्चों के लिए, जितने भी लर्नर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस सेट की। बहुत एकेडमिक बात कर ली, थोड़ा सा लाइटर साइड भी आपका एक्सप्लोर करें। yes, तो sure. हमारे CTWT में एक ट्रेडिशन है कि वी प्ले रैपिड फायर राउंड। Okay. तो बहुत ज़्यादा सोच के नहीं बोलना, वैसे आप बहुत ही प्लान्ड और मेटिकुलस हैं आपकी अप्रोच में। नहीं, तो यहाँ आपके दिमाग में जो पहला आंसर आता है वो बोलना। सो विल कीप इट रैपिड। ओके।
So my question is, if you could learn any language fluently, what would it be? French. Okay. What is one good food that you would never give up? कभी छोड़ेंगे नहीं. Dosa. Okay. Is there any app that you hate but use anyways? Instagram. Okay. If you could change one thing about your upbringing, what would it be? I think I would want my parents to be more, open, because वो थोड़ा constraints रहते हैं society में, बाहर मत जाइए, ये मत कीजिए, तो that thing I think. Okay. What movies has everyone else seen but you haven't? अंदाज अपना अपना. Okay. It's a good movie. I know everyone keeps on telling me this, but I could never bring myself up to watch this movie. Okay. What is that one food that you would never give up? So dosa. Okay. What's something you've tried that you will never ever try again? Okay. Scuba diving. I did, but I was dead afraid. मतलब ना once I. अब हो गया एक बार में. Okay. If you had the world's attention for 30 seconds, what would you say? What? Okay. Pressure build हो रहा है मेरे ऊपर. Rapid. Okay. Hamper मिलना है इसके पीछे. What is that song? I Love My India वाला. That परदेश movie song. No, I am unable to recall it. I feel ना वो एकदम बढ़िया से गाओ UN में जाके परफॉर्म करके. UN में you will sing that song. Okay, great. What is the most interesting thing you've read or seen this year? Sir, I saw a movie. I watched a movie. So it's a Lebanese movie called Capernaum. It's about a boy who sues his parents, a 12-year-old boy, a very little child, who sues his parents because they were unable to give him the upbringing that he, deserves. Okay. What are you most looking forward to in the next 10 years? Traveling around the world. वो तो आप IFS में होंगे. That's why I am here. Okay, perfect. And if you had to change your name, what would be your new name and why would you choose that name? So my dad wanted me to name me Seher. Seher means Subha, and ultimately my mom prevailed. So I feel that might be the other option. So you would go for Seher. I really like that name also, yes. Okay. So thank you for the answers, Sadaf. And this is a token of appreciation from Unacademy. Thank you so much, sir. Thank you. And Sadaf, we have a tradition that the toppers who come at CTWT, they can tag another fellow topper, a friend you may know who has cleared this year. So would you want to tag someone and who would that be? Okay, I would like to tag All India Rank 18, Radhika Gupta. She's a wonderful lady. She comes from an area which has the highest poverty rate and lowest literacy rate, and yet she cracked the exam with such good rank. So Radhika, please, I would like you to connect with her and invite her to this show actually. So sure Radhika, we would love to reach out to you and we would love to have you on this CTWT episode sharing your journey about clearing civil services examination and getting such a high rank. And Sadaf, I would also want you to, if you have a short message for the aspirants for the future, if you want to share it with them. Definitely sir. Hello aspirants. देखिए जर्नी काफ़ी लंबी है और कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस हैं, बहुत सारा अलग डिमांड्स हैं एग्ज़ाम की. मेरा सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज ये है कि आप अपना एक तो पैशन डिस्कवर कीजिए. आपको इस एग्ज़ाम में आना है तो आप इसलिए आइए क्योंकि आपका पैशन है, नॉट बिकॉज सोसाइटी वांट्स यू टू बी और योर पेरेंट्स और इवन योर फ्रेंड्स वांट्स यू टू बी इन द रेस. दूसरी बात ये कि वंस यू आर हियर, परसिवर. कभी ऐसे ड्रॉप ऑफ मत कीजिए, ड्रॉप आउट मत हो जाइए कि चीज़ें कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, क्योंकि जब आप प्लान बना के कोई काम करेंगे, आपको पता है आपको अपने टारगेट अचीव करना है, तो फिर आपको वो अचीव करना है. कोई आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करने के लिए यहाँ पे नहीं है. और अगर आप बिना प्लानिंग के करेंगे, बिना ईमानदारी के कोई भी चीज़ करेंगे, तो एक फेलियर के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं. तो हमेशा एक अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, एक प्लान बनाइए, एक परसिवरेंस अपने अंदर रखिए और ये सोचिए कि जो भी हो रहा है वो
अपने लिए कर रहे हैं, एक अपने बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, और अपने आप को डिस्कवर कीजिए इस जर्नी के थ्रू। ऐसे नहीं कि सिंपल एक रेक्टिफिकेशन किया, एग्ज़ाम पास किया और आगे बढ़ गए, वैसा एग्ज़ाम ये है भी नहीं, और फिर आप फेलियर फेस करेंगे तो आपको बुरा भी लगेगा। तो इसलिए जो एग्ज़ाम चाहता है उस चीज़ को समझिए, उस तरीके से अपनी जर्नी को एक प्लान कीजिए, प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। एंड आई एम एक्चुअली वेरी श्योर कि वंस यू आर नेक डीप इनटू दिस प्रिपरेशन, तो आपको भी समझ में आएगा कि आप अपने आप को कितना बेटर तरीके से जान पाए, अपने आप को कितना इम्प्रूव कर पाए एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज हाउ इवॉल्व्ड you are after this exam. Thank you. So Sadaf, thank you for this wonderful and inspiring message. Thank you, sir. So this was the episode of CTWT और सदफ ने अपनी जर्नी और अपनी सारी स्ट्रैटेजी हम लोगों के साथ शेयर की, एंड वी वुड लुक फॉरवर्ड टू, हम चाहेंगे कि आप लोग भी सदफ की तरह ही इस एग्ज़ाम में पास करें, टॉप करें, और हम चाहेंगे कि आप भी एक टॉपर बनकर यहीं पर CTWT के इस एपिसोड का हिस्सा बने। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।